हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू माय चैनल। मैं अनुराधा कश्यप आज आपके लिए एक बहुत ही फास्ट रिवीजन शॉट लेकर के आई हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, कल को आपका नीट का पेपर है, तो उस रिगार्डिंग हम क्या कर सकते हैं, एक फ्लैश कार्ड की हेल्प से मैं आपको फटाफट से एक बार रिवाइज करा देती हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जैसे कि आप इंडेक्स में देख भी रहे हो, सबसे पहला चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो एक एक करके हम इंडेक्स के अकॉर्डिंग स्टार्ट करते चलेंगे, ठीक है। तो देखो, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताती जा रही हूँ। इंडेक्स हमारा अलग रख देते हैं ताकि हम इसमें देख सकें क्या करना है। पहला हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो देखो, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, आई होप आपको विजिबल होगा, मैं अलग से करके दिखाती हूँ। हाँ, तो देखो, सबसे पहले क्या है, हमारे पास एक फ्लावर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, उसकी लेबलिंग आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे सबसे बाहर क्या होता है, सबसे बाहर होता है आपके पास सेपल, जो ग्रीन कलर का होता है। उसके अलावा ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज थैलेमस, जिसके ऊपर आपका पूरा का पूरा फ्लावर रखा जाता है। एंड फाइनली हमारे पास ये जो कलर्ड आप देख रहे हो, इनको आप पेटल्स बोलते हो। तो सबसे बाहर का वर्ल होता है सेपल, देन होता है पेटल, और उसके बाद अगर आप ये येलो वाला कलर देखो, येलो वाला देखोगे, तो इसमें ये एंथर होगा, और ये एंथर किसके ऊपर रहेगा, फिलामेंट के ऊपर रहता है। इस पूरी स्ट्रक्चर को मिलाकर के हम बोलते हैं स्टेमन, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। उसके बाद अगर हम फीमेल का देखें, तो फीमेल के लिए सबसे पहले एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है पोलन ग्रेन के लिए, जिसको स्टिग्मा बोला जाता है। फिर एक स्टाइल होती है, और फाइनली एक ओवरी आती है। इन तीनों को मिलाकर के हम बोलते हैं कार्पल। तो एक फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं। पहला आपका क्या है, ओव्यूल, जो आपका सबसे नीचे क्या दिखा रखा है, रिसेप्टेकल, जो कि आपका थैलेमस होता है। देन सेपल ग्रीन कलर के, देन पेटल कलर्ड होते हैं, पॉलिनेशन के लिए होते हैं। उसके अलावा मेल एंड्रोशियम पार्ट के 2 पार्ट हैं, एक एंथर एक फिलामेंट, दोनों को मिलाकर के आप स्टेमन बोलते हो। फीमेल के 3 पार्ट होते हैं गाइनोशियम के, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी आता है, और इनको मिलाकर के आप कार्पल या फिर पिस्टिल या फिर गाइनोशियम बोल देते हो, है ना। कार्पल बेसिकली क्या होती है, यूनिट ऑफ गाइनोशियम होती है। ओवरी के अंदर क्या रखा गया होता है, ओव्यूल रखा गया होता है। अब हम एक टिपिकल स्टेमन की बात करते हैं। तो टिपिकल स्टेमन दिखाई कैसा देता है, यानी कि मेल एंड्रोशियम पार्ट कैसा दिखाई देता है। तो देखो, सबसे पहले क्या है, आपके पास एक फिलामेंट है। फिलामेंट जो है वो अटैच रहता है किससे, थैलेमस से या फिर पेटल से आपका अटैच रहता है। और जो एंथर होता है, एंथर आपका बाई लोब होता है, 2 लोब से बना हुआ होता है। हर एक लोब के अंदर 2 थीका होते हैं, 2 आपकी कैविटीज होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, डाईथीकस बोल देते हैं। और हर एक थीका के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। और हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया की अगर हम बात करें, तो 2 थीका के अंदर आपके टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, जिनके अंदर क्या डेवलप होता है, पोलन सैक डेवलप होता है। और यहीं पर मेल गैमेटोफाइट, इसका मतलब कि पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो इसके बाद जब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, जब आपने स्ट्रक्चर देखी होगी, तो आपके पास आता है कुछ इस तरीके का, दैट इज अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग एंथर शोइंग 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। जब आपने एक एंथर को कट कर दिया है ट्रांसवर्स, तो वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसमें बाहर की लेयर्स पूछी जाती हैं। जहाँ पे ये अटैच होता है आपके पास स्टेमन से, उस पोर्शन को आप बोलते हो कनेक्टिव। और इसकी 4 लेयर होती हैं। बाहर सबसे बाहर वाली लेयर होती है एपिडर्मिस, उसके अंदर वाली लेयर होती है बेटा, इसको हम बोलते हैं एंडो। इसके अंदर जो होती है एपिडर्मिस के अंदर, ये होती है आपके पास बेसिकली एंडोथीशियम। उसके बाद आपको मिल जाती है मिडल लेयर, जो काफ़ी सारी होती हैं, और फाइनली होती है टैपिटम। तो अगर हम अंदर बाहर से अंदर देखते हैं, तो पहले आती है एपिडर्मिस, फिर आती है एंडोथीशियम, फिर आती है आपके पास मिडल लेयर, और फिर आती है आपके पास टैपिटम, विच इज़ न्यूट्रिटिव इन नेचर, राइट। और जो आपका टैपिटम होता है, वो किसको कवर करता है, एक स्पोरोजिनस टिश्यू को, जो डिप्लॉयड इन नेचर होता है। इसी से आगे मियोसिस होगी और पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि टैपिटम के बारे में खास बात है, दैट इट नरिशेस पोलन ग्रेन। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, दे हैज़ डेंस साइटोप्लाज्म, और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। तो जो टैपिटम होती है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, और उसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, कि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसमें सबसे पहले जो डिप्लॉयड स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, उसमें मेयोटिक डिवीजन होती है, और माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं, यानी कि 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। और ये डिसोशिएट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, और क्या बना देते हैं, पोलन ग्रेन बना देते हैं। पोलन ग्रेन में हमेशा आपके पास 2 सेल होती है, एक वेजिटेटिव सेल होती है, एक जनरेटिव सेल होती है। वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल वाली 2 सेल की स्टेज पे ज़्यादातर एंजियोस्पर्म अपने पोलन ग्रेन को शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं। 60%, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 60% एंजियोस्पर्म जो होते हैं, उनमें पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में ही क्या हो जाते हैं, शेड हो जाते हैं, गिर जाते हैं।
लेकिन सम टाइम ये आपका 3 सेल स्टेज में भी आपके एंजियोस्पर्म जो होते हैं इनको शेड करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखने वाली है वो है पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। एक्चुअली दे आर नॉट द मेल गैमेट, दे रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट, ये बात आपको याद रखनी है। एंड पोलन ग्रेन जो होते हैं दे आर लाइक, इनके पास एक वेजिटेटिव सेल होती है, एक जनरेटिव सेल होती है। अगर ये 2 सेल स्टेज में है और ये 3 सेल स्टेज में होंगे तो इनके पास 2 जनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल रहती है। बट ज़्यादातर आपकी फैमिलीज क्या करती हैं, 60% एंजियोस्पर्म 2 सेल स्टेज में इनको शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारा पोलन ग्रेन होता कैसा है एक्चुअली। तो देखो पोलन ग्रेन की जब हम बात करते हैं तो पोलन ग्रेन, इसको मैं थोड़ा साइड कर देती हूँ आपको कन्फ्यूजन ना हो ताकि, ओके नाउ इट्स गुड। पोलन ग्रेन की अगर हम बात करते हैं तो पोलन ग्रेन में 2 लेयर होती हैं। सबसे पहले एक बाहर की लेयर होती है, एक अंदर की लेयर होती है। बाहर की लेयर जो होती है इसको हम एक्साइन बोल देते हैं और अंदर की जो लेयर होती है उसको आप इंटाइन बोल देते हैं। तो एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन जो होती है इट इज़ मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन क्या है, इट इज़ अ मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है एंड ये पोलन ग्रेन को प्रिजर्व करके रखता है, पोलन ग्रेन को रेजिस्ट करके रखता है, बचा करके रखता है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे इंटाइन देखते हो तो जो एक्साइन है, एक्चुअली एक्साइन को जब आप देखते हो तो एक्साइन में आपको कहीं ना कहीं पोर मिल जाते हैं, इनको जर्म पोर कहा जाता है। यहाँ से आपकी पोलन ट्यूब जो है वो निकलती है। उसके अलावा जो आपकी अंदर वाली इंटाइन है और उसमें अगर आप देखोगे तो एक बड़ी सेल आपको दिखाई दे रही है, दिस इज़ अ बिग सेल जिसको आप बोलते हो जनरेटिव सेल, और एक छोटी सी सेल दिखाई दे रही है जिसको आप वेजिटेटिव सेल बोलते हो। इस वेजिटेटिव सेल के न्यूक्लियस को वेजिटेटिव न्यूक्लियस और इस जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस को जनरेटिव न्यूक्लियस बोला जाता है। यहाँ पे आपको कहीं कहीं सेल्यूलोज की थिकनिंग भी दिखाई दे जाती है इंटाइन के ऊपर, ठीक है। इंटाइन की बात करें तो ये किसकी बनी हुई है, क्वेश्चन पूछा गया है, ये बनी हुई होती है सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन, सेल्यूलोज और पैक्टिन की ये बनी हुई होती है। पोलन ग्रेन की ये स्ट्रक्चर थी। अब हम पोलन ग्रेन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखेंगे। पहली बात, समटाइम पोलन ग्रेन्स आर ऑल्सो शेड इन 3 सेल स्टेज, 3 सेल स्टेज में भी ये शेड हो जाते हैं, जिसमें से एक वेजिटेटिव सेल होती है और ये डिवाइड करके माइटोसिस करके 2 जनरेटिव सेल जो होती हैं वो मेल गैमेट्स बना लेती हैं। ये मेल गैमेट्स जो होते हैं एक्चुअल में ये गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन के अंदर रखे गए होते हैं। उसके अलावा पोलन ग्रेन में कॉज सीवियर एलर्जीज और क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, फॉर एग्जांपल अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। आपको पता ही है कि सीजन के टाइम पे पोलन ग्रेन जो होते हैं वो आपके अस्थमा या ब्रोंकाइटिस कॉज करते हैं। पार्थेनियम ग्रास, एक जो कैरेट ग्रास है, केम टू इंडिया एज अ कंटामिनेंट ऑफ इम्पोर्टेड व्हीट एंड इज अ मेजर कॉज ऑफ पोलन एलर्जी। हम सबको पता है कि पोलन की एक मेन जो एलर्जी है वो पार्थेनियम ग्रास से भी होती है, कैरेट ग्रास से भी होती है, जो इंडिया के अंदर लाया गया था नॉट इंटेंशनली, ये एज सच नॉर्मली आपकी कैरेट ग्रास जो है वो वीट के साथ लग करके इंडिया में आ गई थी। उसके अलावा पोलन जो होते हैं दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट, सो पोलन टैबलेट्स आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट्स। पोलन जो होते हैं खाने में बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं हमारे लिए, इनको फूड सप्लीमेंट की तरह यूज़ किया जाता है। एंड पोलन्स हैव अ वाइएबिलिटी पीरियड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। कितना टेम्परेचर है, कितनी ह्यूमिडिटी है, उसके बेस पर पोलन ग्रेन्स की अलग अलग वाइएबिलिटी हो सकती है। पोलन्स को स्टोर भी किया जा सकता है कुछ ईयर्स के लिए लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर -196 डिग्री सेल्सियस पर। एंड किसके अंदर आप इसको स्टोर करते हो, पोलन बैंक के अंदर या फिर सीड बैंक के अंदर इनको स्टोर किया जाता है। इस प्रोसेस को हम क्रायो प्रिजर्वेशन बोल देते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो मेंबर्स हैं रोजेसी फैमिली के मेंबर, लेग्यूमिनेसी, सोलिनेसी, ये 3 ऐसी फैमिलीज हैं, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलिनेसी, दीज आर द 3 फैमिलीज जो क्या करती हैं, इनकी पोलन ग्रेन की जो वाइएबिलिटी है वो कुछ महीनों तक रह सकती है। और विंग्ड पोलन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसमें, पाइनस में। पाइनस की अगर आप बात करोगे तो उसमें जो विंग पोलन होते हैं वो जो पोलन्स ग्रेन होते हैं वो विंग्ड होते हैं, इनके उनके ऊपर विंग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोजेसी और लेग्यूमिनेसी और सोलिनेसी की जो पोलन ग्रेन होते हैं उनकी जो वाइएबिलिटी होती है वो कुछ महीनों तक की होती है। यहाँ पे कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी वाइएबिलिटी बहुत ही कम टाइम के लिए होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट आता है फीमेल का गाइनोशियम। तो गाइनोशियम को देखो, इट इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। इसको अगर आप देखोगे तो सबसे पहले स्टिग्मा है, फिर स्टाइल है, फिर ओवरी है, और ओवरी के अंदर आपको ओव्यूल दिखाई दे रहा है, और ये थैलेमस है, राइट, जिसके ऊपर आपकी पूरी की पूरी ओवरी रखी गई है। स्टिग्मा इज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म, यहाँ पर आकर के पोलन ग्रेन गिरते हैं। स्टाइल से पोलन ट्यूब बनती है और फिर वो फाइनली ओवरी में रखे हुए ओव्यूल तक पहुँच जाती है। कंसिस्ट ऑफ पिस्टिल की अगर हम बात करें तो एक पिस्टिल जो है सिंगल मोनोकार्पलरी होगी, अगर ये अकेली है तो उसको मोनोकार्पल
कार्पिलरी बोलते हैं, और अगर बहुत सारी हैं एक साथ तो आप उनको मल्टी कार्पिलरी बोलते हो। मल्टी कार्पिलरी कंडीशन फ्यूज भी हो सकती है और फ्री भी हो सकती है। जैसे कि माइकेलिया वगैरह में ये क्या होती है, फ्री होती है, तो हम इसको बोल देते हैं एपोकार्पस। और फ्यूज भी हो सकती है, जैसे पेपावर वगैरह में ये क्या होती है, फ्यूज होती है, तब हम इसको क्या बोल देते हैं, सिनकार्पस। तो ये बात याद रखने वाली है। अब इस ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो देखो सबसे पहले तो वो अटैच रहता है जिस पॉइंट से आपके थैलेमस से, उस पॉइंट को आप बोल देते हो फ्यूनिकल। फ्यूनिकल से थोड़ा ऊपर जाओगे, जो मेन बॉडी है ओव्यूल की, जब फ्यूनिकल उससे अटैच होती है तो उस पार्ट को हम बोलते हैं हाइलम। उसके बाद ये जो है आपको ये दिखाया गया है, दिस इज योर एनाट्रोपस ओव्यूल। इसमें आपको इंटेग्यूमेंट दिखाई दे रहे हैं, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट। और जब अंदर देखोगे तो अंदर में एक एंड होगा चैलेजल एंड, और जहाँ से पोलन ट्यूब की एंट्री होती है दैट इज योर माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड पे माइक्रोपाइलर पोल लगा हुआ है। उसके बाद हम अंदर देखते हैं तो अंदर हमें क्या मिल जाता है, अंदर हमें न्यू सेलस मिल जाती है जो डिप्लॉयड इन नेचर होती है। और इसी में जब आगे मियोसिस होती है तो आपका क्या बनता है, एम्ब्रियोसेक बनता है। एम्ब्रियोसेक आपका कैसा होता है, ये होता है 8 न्यूक्लियस का लेकिन 7 सेल का, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट आपका एम्ब्रियोसेक होता है फीमेल के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे ओव्यूल के बारे में। कुछ बातें हैं कि ओव्यूल जो था जब वो प्लेसेंटा से अटैच रहता है, यानी ओवरी है, ओवरी के अंदर प्लेसेंटा है और उसके ऊपर लगा हुआ है ओव्यूल, तो वो किस पॉइंट से अटैच रहता है, वो फ्यूनिकल से अटैच रहता है। बॉडी अभी बताया ना कि ये वाला जो पॉइंट है ये आपका प्लेसेंटा से अटैच रहता है, और ये वाली जो पूरी बॉडी है ये अटैच रहती है जब थैलेमस से या फ्यूनिकल से, तो वो किस पॉइंट से अटैच रहती है, वो आपकी हाइलम से अटैच रहती है। इंटेग्यूमेंट जो होते हैं वो प्रोटेक्शन देते हैं, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट। उसके अलावा मास ऑफ सेल्स विद इन इंटेग्यूमेंट्स, इनको आप क्या बोलोगे, न्यू सेल्स विच इज डिप्लॉयड इन नेचर। न्यू सेल्स हैज अबंडेंट फूड रिजर्वायर, बहुत सारा इसके पास फूड रिजर्वायर होता है। और इनसाइड न्यू सेल्स इज अ एम्ब्रियोसेक, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट अंदर रखा गया होता है, ठीक है। अब कैसे बनती हैं चीज़ें, कैसे आपका मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है, तो हम उसको बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोर बनता कैसे है, तो देखो ओव्यूल्स जो होते हैं ये सबसे पहले माइक्रोपाइलर रीजन में डिफ्रेंसिएशन इनकी शुरू हो जाती है। उसमें क्या होता है कि मेगास्पोर मदर सेल जो 2n थी, जो न्यूसेलिस के अंदर मेगास्पोर मदर सेल्स रखी हुई हैं जो 2n है, वो क्या करना शुरू कर देती हैं, उनके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है, और जब वो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 करती हैं तो हमें 4 मेगास्पोर मिलते हैं। 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर डीजेनरेट हो जाते हैं, सिर्फ एक मेगास्पोर बचता है जो कि फंक्शनल होता है। ऐसी कंडीशन को हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोल देते हैं। और ये एक मेगास्पोर जो होता है ये आपका आगे जाकर के डिवीजन करता है, माइटोटिक डिवीजन करेगा, 3 बार कंटिन्यूअसली माइटोटिक डिवीजन करता है, फिर बनाता है। पहली बार जब डिवीजन करेगा तो 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक बनाएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कैरियोगैमी हो रही है, यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस हो रही है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही, मतलब न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, सेल डिवाइड नहीं कर रही, इसलिए न्यूक्लियस का नंबर बढ़ता जा रहा है। एक मेगास्पोर के अंदर 2 न्यूक्लियस बने, फिर दूसरी बार माइटोटिक डिवीजन हुई तो 4 न्यूक्लियस बने, और फिर तीसरी बार माइटोटिक डिवीजन हुई, यानी सक्सेसिवली 2 टाइम माइटोटिक डिवीजन हुई तो 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक बने हैं। अब ये 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक क्या करेंगे, अपने चारों तरफ सेल वॉल बना लेंगे, क्योंकि अभी तक सिर्फ न्यूक्लियस था, अब सेल वॉल बन जाएगी। इनमें से 6 न्यूक्लियस के अराउंड जब सेल वॉल बनती है तो उसमें से 3 चैलेजल एंड की तरफ चली जाती हैं और 3 माइक्रोपाइलर एंड की तरफ रहती हैं। जो चैलेजल एंड की तरफ जाती है उनको एंटीपोडल्स बोल देते हो, और जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जाती है उनको सिनर्जिड बोल दिया जाता है। प्लस आपके 2 न्यूक्लियस से जो सेल बनी थी वो सिंगल सेल बनेगी। उसमें क्या होगा, उसमें आपके पास 2 सेंट्रल न्यूक्लियाई रहते हैं, तो 2 सेंट्रल न्यूक्लियाई हैं एक सिंगल सेंट्रल सेल के अंदर। सिनर्जिड जो बना है उसमें से 2 सिनर्जिड है, एक एग सेल बनेगी। जो 3 सेल एक साइड गई है माइक्रोपाइलर एंड में, उनमें से 3 आपकी क्या बन जाएंगी, 3 आपकी बन जाएंगी एक्चुअल में 3 आपकी बन जाए, 2 आपकी बन जाएंगी सिनर्जिड और एक बन जाएगी एग सेल। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, अगर मैं दोनों को दिखाऊं तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस वाले पॉइंट पे आपके पास ये पूरा एक माइक्रोपाइलर, ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये चैलेजल एंड है, ये ओव्यूल दिखाया गया है। इसमें 3 सेल्स माइक्रोपाइलर एंड की तरफ आई हैं, जिनमें से एक एग सेल बन गई है, 2 सिनर्जिड बन गई हैं। उसके अलावा ये 3 जो है चैलेजल एंड की तरफ है, इनको एंटीपोडल कहा गया है। और सेंटर में 2 न्यूक्लियस हैं जिनको पोलर न्यूक्लियाई बोला जाता है, और सेंटर वाली सेल को हम सेंट्रल सेल बोल देते हैं। तो यही चीज़ है कि जो एग एपरेटस है वो कहाँ बनेगा, एग एपरेटस ये वाला है जो माइक्रोपाइलर एंड पे बना है, इसको एग एपरेटस बोलते हो। सिनर्जिड्स जो होती हैं दे फॉर्म द फिलीफॉर्म एपरेटस। इन सिनर्जिड के अंदर फिलीफॉर्म फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनती है जिसको फिलीफॉर्म एपरेटस बोलते हो। एंड ये क्या करती है, इट गाइड्स द पोलन ट्यूब टुवर्ड्स सिनर्जिड। पोलन ट्यूब को सिनर्जिड की तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, ताकि एग के साथ वो फ्यूज हो सके। टिपिकल एंजियोस्पर्म या एम्ब्रियोसेक जो होता है वो 7 सेल होता है, 7 सेल आपको दिखाई दे रही हैं, और 8 न्यूक्लियस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 7 सेल हैं, ठीक है।
तो ये टिपिकल एम्ब्रियो सैक होता है। इसके बारे में एक नोट लिखा गया है कि कंटिन्यूअस सेल्फ ब्रीडिंग कॉजेज इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, सो फ्लावर्स डेवलप मैनी डिवाइसेस टू एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। अगर आप कंटिन्यूअसली एक ही वैरायटी में ब्रीड करवाते रहोगे तो उसकी वजह से वेरिएशंस नहीं आएंगे और इट लीड्स टू इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा, होमोजाइगोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। उस चीज़ को रोकने के लिए यू कैन डू क्रॉस पॉलिनेशन। फ्लावर्स के अंदर अगर क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद हमारे पास एंथर एंड स्टिग्मा, इसमें हमारे पास डिफरेंट मेथड हो सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। जैसे कि पहला मेथड क्या कर सकते हैं कि पहला रीज़न क्या हो सकता है क्रॉस पॉलिनेशन का, कि हमें क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जाना पड़ता है सेल्फ। कुछ फ्लावर्स खुद की सेल्फ फर्टिलाइजेशन को रोक देते हैं। कैसे रोक देते हैं? पहली बात तो एंथर और स्टिग्मा जो होते हैं उनको डिफरेंट पोजीशन पर अरेंज कर लेते हैं। हो सकता है कि जो एंथर है वो आपके बहुत नीचे रह गए हो और पोजीशन में जो आपका ओवरी है वो बहुत ऊपर चला गया हो, जो स्टाइल है स्टिग्मा है वो बहुत ऊपर चले गए हो। ठीक है। दूसरा, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि जो पॉलन ग्रेन है वो खुद के ही फ्लावर के लिए कंपैटिबल ना हो, इसीलिए बाहर वाले पॉलन ग्रेन वहाँ पर आकर के आते हैं और ग्रो करते हैं जो आपकी पिस्टिल होती है उसके ऊपर, ताकि इनकम्पैटिबिलिटी को ज़्यादा मोटिवेशन ना मिले और आपका क्रॉस पॉलिनेशन हो सके। उसके अलावा हम एक काम कर सकते हैं कि बाईसेक्सुअल फ्लावर को प्रोड्यूस मत कीजिए जिसमें दोनों मेल और फीमेल पेरेंट होते हैं। यूनिसेक्सुअल प्रोडक्शन होना चाहिए ताकि एक टाइम पर एक ही तरीके का गैमेट आए और वो फ्यूज़ कर सके, वेरिएशंस को लीड कर सके और आपके इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को आप खत्म कर सको। ठीक है। पाथ ऑफ पोलन ट्यूब क्या है कि पोलन ट्यूब कैसे ट्रैवल करती है जब फीमेल की बॉडी के अंदर एंट्री करती है, फीमेल गैमेटोफाइट में एंट्री करती है, उसको हम बोलते हैं पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। इसमें क्या होता है, पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन में एक्चुअली आपके पास जो पोलन होते हैं वो रीच कर जाते हैं, कहाँ पे? स्टिग्मा पे रीच कर जाते हैं। पोलन पिस्टिल जो होती है इंट्रैक्शन में जो पोलन होते हैं सबसे पहले वो स्टिग्मा पर आकर के गिरेंगे, है ना। मैं एक बार दिखा देती हूँ कहाँ पे आके गिरेंगे। वो सबसे पहले यहाँ पर आकर के गिरेंगे, आई होप आपको विजिबल होगा। सबसे पहले वो यहाँ पर आकर के गिरेंगे और उसके बाद वो क्या बनाएंगे? एक ट्यूब बनाएंगे। तो इन्होंने यही लिखा है कि पोलन रिचेस स्टिग्मा, अगर वो कंपैटिबल है तो वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, अगर वो कंपैटिबल नहीं है तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पोलन ग्रेन रिजेक्टेड मे बी नॉट वाइएबल और पोलन ऑफ अदर स्पीसीज, तो इसको आप रिजेक्ट कर सकते हो। फ्लावर इसको रिजेक्ट कर देते हैं, बट अगर वो एक्सेप्ट कर लिया जाए तो वो क्या हो जाता है? जर्मिनेट हो जाता है और वो क्या बना देता है? फॉर्म्स पोलन ट्यूब। वो पोलन ट्यूब बना देता है जो क्या कैरी करता है? जो दो मेल गैमेट्स कैरी कर रहा है। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने कहा भी था आपको, ये दो मेल गैमेट्स, ये वाले जब ये एक और बार डिवाइड करेगी जनरेटिव सेल तो ये दो मेल गैमेट बनाएगी। तो इन दो मेल गैमेट को ये क्या करता है? कैरी करता है। एंड फिर उसके बाद कहाँ एंट्री कर जाता है? एंटर्स ओव्यूल वाया माइक्रोपाइल एंड फिलीफॉर्म अपरेटस इस चीज़ को गाइड करते हैं। तो बेसिकली ये जो दो ये पोलन ट्यूब जो आती है वो यहाँ से आएगी और यहाँ से एंट्री करेगी और इसको एग के साथ फ्यूज़ करना है। एग के साथ फ्यूज़ करने के लिए क्या करेगी? ये जो सिनर्जिड है इसको क्या करवाएंगे? गाइड करेंगे कि तुम यहाँ से निकल जाओ और वो फाइनली एग के साथ फ्यूज़ कर जाएगी। ऐसी कंडीशन में फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स जो होते हैं सिनर्जिड के अंदर वो इसको गाइड करते हैं। फाइनली हमारे पास इस तरीके की स्ट्रक्चर बनेगी जिसमें कि हम ये कह सकते हैं जिसमें कि ये आपका क्या हो गया? स्टिग्मा हो गया। स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन आकर के गिरे, देखो ध्यान से, स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन आकर के गिरते हैं और फिर एक क्या बना देते हैं? एक पोलन ट्यूब। यहाँ पे ये पोलन ट्यूब छोटी सी बनी, इसका मतलब ये इनकम्पैटिबल था तो इसको हटा दिया गया। फिर ये एक बढ़िया पोलन ट्यूब बनी है, इसमें दो आपको मेल जर्म सेल्स दिखाई दे रही हैं। ये पोलन ट्यूब जाएगी और घूम करके माइक्रोपाइलर रीजन से यहाँ पर जाकर के क्या कर जाएगी? फ्यूज़ कर जाएगी ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक में। एम्ब्रियो सैक में एक मेल गैमेट जो है वो फ्यूज़ करेगा एग के साथ और एक मेल गैमेट जो है वो फ्यूज़ करेगा सेंट्रल न्यूक्लियस के साथ। तो यानी कि आपके पास एक तो बनेगा एग प्लस मेल गैमेट और एक बनेगा सेंट्रल न्यूक्लियस जो कि आपके दो रखे गए हैं और प्लस एक मेल गैमेट, यानी कि 3n यहाँ पे प्लॉइडी हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होगा? रिलीज ऑफ मेल गैमेट्स इन द सिनर्जिड। मेल गैमेट जो पोलन ट्यूब के थ्रू आए उनका यहाँ पे क्या हो गया? रिलीज हो गया है। रिलीज होके फर्स्ट मेल गैमेट जो है वो एग सेल के साथ जुड़ जाएगा और सिनगैमी शो करेगा, जाइगोट बन जाएगा और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड दूसरा जो सेकंड मेल गैमेट आया है वो दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ जुड़ करके ट्रिपल फ्यूजन करवा देगा और इसको हम बोलते हैं, इसके बनने से क्या बनता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको हम पेन बोलते हैं। ठीक है। सिनगैमी हो और ट्रिपल फ्यूजन हो, इस चीज़ को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, विच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, और किसी के अंदर आपको ये दिखाई नहीं देती है। अब यहाँ पे एक नोट डाला गया है कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्यों करवाते हैं? इसीलिए करवाते हैं ताकि वेरिएशंस को आप लीड कर सको। यहाँ पे लिखा भी है दैट अप्रोच ऑफ द क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, क्रॉप के इंप्रूवमेंट को अप्रोच करने के लिए आप क्या करते हो? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराते हो। इसमें क्या इंक्लूड है? क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट टू कंबाइन डिजायर्ड कैरेक्टर्स टू बिल्ड सुपीरियर वेराइटीज़। आपको सिर्फ सुपीरियर वेराइटीज़ बनानी होती हैं।
एंड इसको कैसे अचीव करते हो? अचीव बाय यूजिंग डिजायर्ड पोलन थ्रू इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। पहले तो आप क्या कर दो, आप पोलन ग्रेन जो है, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसमें से मेल पार्ट को हटा दीजिए, उसके बाद उसको बैगिंग कर दीजिए, फिर अपने डिजायर्ड वाले पोलन ग्रेन जो है वो फीमेल पार्ट पर रिलीज करवा दीजिए, उसके बाद उसको फिर से बैगिंग कर दीजिए, और अब आपका प्लांट जो है वो तैयार हो जाएगा एक नई वेराइटी के साथ। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दिखाई गई हैं। यहाँ पे सिनर्जिड बना, सिनर्जिड का मतलब क्या है, यहाँ पे सिनर्जिड को तोड़ के आपकी पोलन ट्यूब अंदर एंट्री करी थी, और एंटीपोडल्स जो है वो डिजेनरेट होना शुरू हो जाती हैं। पोलर न्यूक्लियाई और एग सेल दिखा रखा है, तो उसमें क्या हुआ, रिलीज ऑफ स्पर्म सेल। अब स्पर्म पोलन ट्यूब के थ्रू आए, एक रिलीज होकर के इसके साथ फ्यूज करेगा, एक रिलीज होकर के इसके साथ फ्यूज करेगा। जब एक ने इसके साथ फ्यूज किया तो बन गया जाइगोट, एक ने इसके साथ फ्यूज किया तो ये क्या बन गया, एंडोस्पर्म। तो सेंटर में एंडोस्पर्म बन गया और इधर क्या बन गया है, जाइगोट। दिस इज योर डबल फर्टिलाइजेशन, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन के बाद। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद आपका जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में कैसे कन्वर्ट हुआ वो देखते हैं। डेवलप आफ्टर एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। हमेशा पहले एंजियोस्पर्म के अंदर एंडोस्पर्म जो है फ्यूज वो भले ही बाद में होता हो, लेकिन उसके पहले फॉर्मेशन जो है उसका वो पहले बन जाता है, क्योंकि आपके जो जाइगोट है जब उसका एम्ब्रियो बनना है तो उसको खाना चाहिए होगा। ऐसी कंडीशन में एंडोस्पर्म का बनना जरूरी है पहले। तो लिखा भी है कि जाइगोट बाद में बनता है, मतलब फ्यूज पहले हो जाता है लेकिन एम्ब्रियो में बाद में कन्वर्ट होता है, लेकिन उससे पहले एंडोस्पर्म कन्वर्ट हो जाता है। सबसे पहले क्या बनता है, सबसे पहले ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता है, और उसमें एक सस्पेंसर सेल जो होती है वो डेवलप करना स्टार्ट कर देती है, ताकि वो एंडोस्पर्म की तरफ उसको क्या कर सके, रीच करवा सके, और जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो अपना खाना ले सके। ग्लोबुलर एम्ब्रियो पहले बनेगा, प्लस सस्पेंसर सेल बनेगी, स्टार्ट्स टू डेवलप, है ना। उसके बाद हर्ट शेप एम्ब्रियो बनेगा। ये शेप पूछी जाती है, पहले ग्लोबुलर फिर हर्ट शेप एम्ब्रियो, अभी भी सस्पेंसर सेल और एक्टिवेट होती जाएगी। एंड फाइनली मेच्योर एम्ब्रियो बनेगा, जिसमें कॉटिलिडन्स होंगे, प्ल्यूम्यूल होगा, रेडिकल, प्ल्यूम्यूल शूट बनाएगा, रेडिकल आपका रूट बनाएगा। हाइपोकोटाइल जो होती है वो आपका कॉटिलिडन के लिए हेल्प करता है, और रूट कैप रूट को प्रोटेक्शन देती है। यहाँ पे एक नोट लिखा गया है कि एम्ब्रियोज इन मोनोकोट हैव ओनली वन कॉटिलिडन। मोनोकोट में सिर्फ एक ही एम्ब्रियो होता है, जिसको आप क्या बोलते हो, मोनोकोटिलिडन के एम्ब्रियो को स्क्यूटैलम। यहाँ पे ये डायग्राम कई बार पूछा जा चुका है, जो कि है आपका स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट। मोनोकोट के बारे में यहाँ पे दिखा रखा है, मोनोकोटिलिडन्स के बारे में। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेसिकली ये जो अंदर दिखा रखी है ये पूरा का पूरा एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर से कवर है, जिसको एल्यूरोन की लेयर बोला जाता है, और ये भी ट्रिप्लॉइड होती है। एंडोस्पर्म भी ट्रिप्लॉइड है, बाहर ये एल्यूरोन की लेयर भी ट्रिप्लॉइड है, और यहाँ पे आप देखोगे ये स्क्यूटैलम जो है आपको एक सिंगल कॉटिलिडन दिखाई दे रहा है। इसमें ये जिसमें ये प्लीम्यूल है जो शूट बनाएगा, ये रेडिकल है जो रूट बनाएगी। प्लीम्यूल को कवर करने वाला कॉलियोप्टाइल होता है, रेडिकल को कवर करने वाला कोलियोराइजा होता है। ठीक, तो ये क्या है, बेसिकली ये कंप्लीट आपका एक मोनोकोट का मैंने कॉटिलिडन दिखा रखा है, प्लस आपको यहाँ पे एंडोस्पर्म दिख जाएगा, तो पूरा एक सीड दिखाया गया है। एम्ब्रियोज इन मोनोकोट हैव ओनली वन कॉटिलिडन कॉल्ड स्क्यूटैलम इन ग्रास फैमिली। मोनोकोट जो होते हैं वो ग्रास फैमिली के एग्जाम्पल इसके अंदर रखे जा सकते हैं। एंड दे फाउंड लेटरली, जो आपको दिख रहा है ये कॉटिलिडन, ये लेटरली थोड़ा सा झुका हुआ दिखाई देगा एट द एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये पूरा का पूरा एम्ब्रियोनल एक्सिस था, इसे थोड़ा सा झुका हुआ रहेगा। एंड रेडिकल और रूट कैप क्या बनाते हैं, कोलियोराइजा बनाते हैं। कोलियोराइजा एक्चुअली प्रोटेक्टिव, यहाँ पे शील्ड है, एक प्रोटेक्शन है जो रूट को कवर करती है। और एपिकोटाइल हैज अ शूट एपेक्स विद फ्यू लीफ प्राइमोर्डिया एंड क्लोज्ड इन अ कोलियोप्टाइल। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, एपिकोटाइल जो है वो शूट बनाएगा इन फ्यूचर। तो हमारे पास ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर यहाँ पे देखते हैं तो ये आपको एक डाइकोट का दिखा रखा है, टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो। इसके अंदर आपको दो कॉटिलिडन दिखाई दे रहे हैं, और ये पूरा का पूरा क्या है, ये रेडिकल वाला पार्ट है, यानी ये हाइपोकोटाइल है, जिसके नीचे रेडिकल यानी रूट बनेगी और रूट कैप बनेगी। और इन फ्यूचर ये प्लीम्यूल को शो कर रहा है, ये लेबलिंग आती है, ये प्लीम्यूल को शो कर रहा है, और यहाँ से क्या बन जाएगी, आपके पास दो कॉटिलिडन्स बन गए हैं, जिनमें रिजर्व फूड मटेरियल रहेगा डाइकोट प्लांट के अंदर। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई गई है। अब फाइनल प्रोडक्ट जो है वो है आपका सीड। सीड कैसे बना है, ओव्यूल ही आपका सीड बना देता है जब राइपन हो जाता है, और ओवरी ही आपकी राइप होकर के क्या बना देती है, फ्रूट बना देती है। ओव्यूल मेच्योर होकर सीड बनाता है, और सीड किसके अंदर बनेगा, ओवरी के अंदर, है ना। तो ओवरी बाद में फ्रूट बन जाएगी, तो फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट एंड कंसिस्ट ऑफ। फ्रूट क्या रखता है, फ्रूट जो सीड होता है वो क्या रखता है, सीड आपका सीड कोट रखता है, कॉटिलिडन रखता है, और एम्ब्रियो का एक्सिस रखता है। यानी कि फ्रूट के अंदर सीड मिलेगा, सीड के अंदर एम्ब्रियो मिलने वाला है, ये बात ध्यान रखोगे। और फाइनली आपका मेच्योर सीड बन जाता है। इसके बाद यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं कि मेच्योर सीड दो तरीके के होते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस। नॉन एल्ब्यूमिनस का मतलब है नॉन एंडोस्पर्मिक, जिन सीड्स
के अंदर एंडोस्पर्म नहीं बचता है बाद में, तो उनको नॉन एंडोस्पर्मिक बोल देते हैं। तो यहाँ पे देखो नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म, जैसे कि पी हो गया, ग्राउंड नट हो गया, ये पूछे गए हैं। पी, ग्राउंड नट, इनके अंदर आपको कहीं पे भी एंडोस्पर्म बचा हुआ नहीं मिलता है जब वो मेच्योर हो जाते हैं। बट देयर आर सम सीड जिनमें एंडोस्पर्म बच जाता है। दे रिटेन अ पार्ट ऑफ द एंडोस्पर्म इन देयर डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल जितने भी मोनोकोट हैं ज़्यादातर, फॉर एग्जाम्पल वीट, मेज, बार्ले, कैस्टर है ना, कैस्टर इज अ डाइकोट बट ये एक एक्सेप्शन है, तो इसलिए पूछ ली जाती है। दोबारा बता देती हूँ, जिनके अंदर एंडोस्पर्म नहीं रहेगा वो हो गए पी और ग्राउंड नट। जिनके अंदर एंडोस्पर्म बच जाता है जैसे वीट, मेज, बार्ले, कैस्टर, इनको याद रखोगे। उसके बाद सम सीड्स हैव रिमेनेंट ऑफ न्यूसेलस। कई बार क्या होता है कि जो न्यूसेलस है वो भी बच जाता है, जो 2n होता है जिससे आपका मेगास्पोर बना था, 2n में डिवाइड होके म्योसिस होके जिससे आपका मेगास्पोर बना था, समटाइम न्यू सेलस भी बच जाता है। और ये कई बार पूछा गया है, न्यू सेलस जब बच जाता है इसको पेरिस्पर्म बोलते हैं, और ये किस में मिलता है, ब्लैक पेपर और बीट में। हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो कई बार पूछा जा चुका है कि ब्लैक पेपर और बीट के अंदर जब न्यू सेलस बच जाता है तो उसको क्या बोलते हो, पेरिस्पर्म बोलते हो। इसके अलावा जो इंटेग्यूमेंट है ओव्यूल के वो हार्ड हो जाते हैं, वो सीड की कोट बना देते हैं। ओवरी की जो वॉल होती है वो क्या बना देती है, पेरिकार्प बना देती है, इनकी फ्रूट की वॉल बन जाती है। उसके अलावा माइक्रोपाइल जो है वो आपको सीड के अंदर एक छेद दिखाई देने लगता है, पोर्स इन सीड कोट। उसके अलावा सीड्स ऑफ स्पीसीज कैन लिव फॉर ईयर्स। कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं सीड की जो काफ़ी लंबे टाइम तक जिंदा रह सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल ल्यूपिनस आर्टिकस, जो कि जर्मिनेट किया गया था इन आर्कटिक टुंड्रा आफ्टर 10,000 ईयर्स ऑफ डॉर्मिनेंसी, यानी 10,000 साल तक ये डॉर्मिनेंट पीरियड में रहा था, और उसके बाद जब इसको ग्रो करवाया गया तब भी ये ग्रो कर गया था। ल्यूपिनस आर्टिकस, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक और अभी रिसेंट रिकॉर्ड हमने देखा है, 2000 साल पुराना एक सीड था जो कि वाइएबल सीड है, किसका, डेट पाम का, और इसको हम बोलते हैं फियोनिक्स जैक्टिफायरा। तो ये सीड जो है डिस्कवर किया गया है डेड सी के पास से। तो दोनों स्टेटमेंट याद रखोगे, एक तो आपका याद रखोगे ल्यूपिनस आर्टिकस जो कि 10,000 साल पुराना सीड है और ये वाइएबल है, आर्कटिक टुंड्रा में भी ग्रो करवाया गया है। एंड उसके अलावा 2000 साल पुराना जो आपका डेट पाम का फियोनिक्स डेक्टाइलिफायरा का जो सीड है वो भी अभी डेड सी के पास क्या किया गया है, नियर बाय डिस्कवर किया गया है। फ्रूट आपके दो तरीके के, यहाँ पे 3 तरीके के दिखा रखे हैं। एक होते हैं ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट वो होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ओवरी से डेवलप होते हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं। फॉल्स फ्रूट पे एग्जाम्पल और ये सब पूछा गया है। फॉल्स फ्रूट वो होते हैं जो थैलेमस जिनका कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट को बनवाने के लिए, ठीक है, थैलेमस का इसमें पार्ट होता है, ओवरी के अलावा थैलेमस भी इन्वॉल्व होता है। तो दीज आर द फॉल्स फ्रूट, फॉर एग्जांपल एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू। और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट वो होते हैं फ्रूट्स दैट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन जो डेवलप होते हैं उनको क्या बोल देते हो, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, फॉर एग्जांपल बनाना। एपोमिक्सिस की बात करें तो एपोमिक्सिस क्या होती है, सीड्स प्रोड्यूस्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है लेकिन सीड प्रोड्यूस हो गया है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मिमिक्स सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है बट ऐसा लगता है कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है। फॉर एग्जांपल सिट्रस एंड मैंगो। सिट्रस एंड मैंगो के अंदर आपको एपोमिक्सिस देखने को मिलेगी। पॉली एम्ब्रियोनी क्या होती है, अक्रेंस ऑफ मोर देन 1 एम्ब्रियो इन अ सीड। फॉर एग्जांपल सिट्रस, सिट्रस के अंदर आपको एक से ज़्यादा सीड दिखाई दे जाते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है दैट इज अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं। चलिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये पेल्विस रीजन में लोकेटेड होता है। क्या क्या होता है इसमें, टेस्टिस होती हैं, एक्सेसरी डक्ट होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, एक्सटर्नल जेनाइटिलिया दैट इज पेनिस होता है। टेस्टिस की बात करें तो ये कहाँ सिचुएटेड होती है, स्क्रोटम में सिचुएटेड होती हैं। क्यों होती है स्क्रोटम में सिचुएटेड, क्योंकि इनको अपना टेम्परेचर कम रखना होता है, कई बार पूछ चुके हैं। स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन रहता है, कितना डाउन रहता है, 2 to 2.5 डिग्री लेस देन द बॉडी टेम्परेचर। शेप में ओवल होती हैं, लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, विड्थ 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। टेस्टिस की अगर हम बात करें तो एक टेस्टिस में करीबन 250 कंपार्टमेंट होते हैं जिनको टेस्टिकुलर लोब्यूल बोला जाता है, और जो अंदर से लाइंड होते हैं किस सेल से, ये आपके दो तरीके की सेल्स इसके अंदर होती हैं। एक होती है मेल जर्म सेल्स जिनको बोला जाता है स्पर्मेटोगोनिया जो स्पर्म का फॉर्मेशन करवाती हैं, और एक होती है सर्टोली सेल जो क्या करवाती है, न्यूट्रिशन देती हैं। इसके अलावा आपके पास जो टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं उसमें इंटरस्टिशियल स्पेस भी होते हैं। तो बेसिकली
जो आपका टेस्टिकुलर लोब्यूल है 250 कंपार्टमेंट, उसमें हर एक कंपार्टमेंट के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपको मिलेंगी और हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर आपको 2 चीज़ें मिल जाती हैं, मेल जर्म सेल जिनको स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं और एक सर्टोली सेल। उसके अलावा आउटसाइड रीजन में आपको इंटरस्टिशियल स्पेस मिलता है। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में ब्लड वेसल मिल जाएंगे और इंटरस्टिशियल सेल और लीडिक सेल मिल जाती है जो कि आपकी क्या रिलीज करती है, हार्मोन रिलीज करती है, मेल हार्मोन, दैट इज योर एंड्रोजन। तो याद रखना, एक 250 कंपार्टमेंट है, टेस्टिकुलर लोब्यूल बोला जाता है। उनमें से हर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं और हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्मेटोगोनिया होती है जो स्पर्म का फॉर्मेशन कराएंगी, सर्टोली सेल होती हैं जो आपकी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती हैं और उनके बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस होता है जिसमें ब्लड वेसल्स और इंटरस्टिशियल सेल और लीडिक सेल होती हैं जो हार्मोन सिक्रेट करती हैं, एंड्रोजन। मेल सेक्स एक्सेसरी जो डक्ट्स हैं उनकी बात करें तो उसमें रेटी टेस्टिस, ये सीरीज पूछी जाती है, जो आपके स्पर्म बन गए टेस्टिस के अंदर वो सबसे पहले रेटी टेस्टिस में जाते हैं, वहाँ से वासा डिफरेंशिया में जाते हैं, देन वो एपिडिडाइमस में जाते हैं और फिर फाइनली वो वासा डिफरेंशिया के अंदर चले जाते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बने, वो रेटी टेस्टिस में गए, वासा डिफरेंशिया में गए, देन आपके जो वासा डिफरेंशिया है वहाँ से वो एपिडिडाइमस में गए और एपिडिडाइमस से वो वास डिफरेंस में चले जाते हैं और फाइनली वो एब्डोमेन में असेंड कर जाते हैं। तो ये सीरीज याद रखोगे, ये वाली जो 4 आपको डक्ट दिखाई दे रही हैं। दीज डक्ट्स स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड वाया यूरिथ्रा। यूरिथ्रल मिएटस इज द ओपनिंग ऑफ यूरिथ्रा, यानी कि मेल में जो पेनिस है उसके पास जो यूरिथ्रा उसके सेंटर से निकल रहा है, आखिर की जो ओपनिंग होती है उसको हम यूरिथ्रल मिएटस बोल देते हैं और वहाँ से आपके पास जो स्पर्म है वो रिलीज हो जाते हैं। इसके बाद जब हम आगे देखेंगे तो इसमें क्या रहेगा, अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की। मेल के एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में स्पेशल टिश्यूज होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इरेक्शन टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होता है कि जब मेल अपना सीमन जो है फीमेल की बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन बोलते हैं। और जब मेल अपने सीमन को रिलीज करता है, इस कंडीशन को इजैकुलेशन बोला जाता है। तो इसके अलावा आपके पास जो मेल का एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है उसके ऊपर पेनिस के ऊपर देयर इज अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन ओवर द पेनिस विच इज कॉल्ड एज फोर स्किन। कई बार पूछ चुके हैं, इसको हम प्रीप्यूस भी बोल देते हैं। असेसरी ग्लैंड की बात करें तो मेल में 3 ग्लैंड्स होती हैं। एक होती है सेमिनल ग्लैंड जिसको वेसिकुलर ग्लैंड भी बोलते हैं। ये आपकी क्या रखती है, इट प्रोड्यूस फ्लूइड दैट टर्न्स इनटू सीमन। ये सीमन में आपका क्या हो जाता है, टर्न हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सेमिनल ग्लैंड किस में रिच होती है, रिच इन कैल्शियम एंड फ्रक्टोज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रक्टोज एंड कैल्शियम। प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें तो ये सिंगल होती है, ये डबल होती है, ये आपकी सिंगल होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है ये आपके पास प्रोड्यूस फ्लूइड दैट नरिशेज एंड ट्रांसपोर्ट द सेमिनल फ्लूइड। नरिशमेंट का काम करती है ये आपकी फ्लूइड को, मेल के अंदर जो सेमिनल फ्लूइड होता है उसको नरिश करने का काम करती है एंड उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करती है। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड और कॉपर ग्लैंड ये पेयर में होती हैं, बहुत ही छोटी सी ग्लैंड्स होती हैं और ये क्या करती हैं, दे रिलीज द फ्लूइड टू लुब्रिकेट पेनिस। तो ड्यूरिंग द इंटरकोर्स पेनिस को लुब्रिकेट करने का काम कौन करती हैं, आपकी बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या फिर कॉपर्स ग्लैंड। अब यहाँ पे सीक्वेंस की बात करें तो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है स्पर्म का, तो सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वहाँ से रेटी टेस्टिस में गया, वहाँ से वासा डिफरेंशिया में गया, देन एपिडिडाइमस, देन वास डिफरेंस, देन इजैकुलेटरी डक्ट विच इज अ कॉमन डक्ट। कॉमन डक्ट होती है 2 से 3 सेंटीमीटर की होती है और फाइनली यूरिथ्रा और यूरिथ्रल मिएटस से ये बाहर आ जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इसमें ओवरीज होती हैं, ओविडक्ट होती है, ओवरीज है आपके पास, ओविडक्ट है, यूट्रस है, सर्विक्स है, वेजाइना है। इसके अलावा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है और मैमरी ग्लैंड है। तो देखो सबसे पहले ओवरीज की बात करते हैं। इट इज़ अ प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये आपके गैमेट्स भी बनाती है, हार्मोन भी बनाती है और ये कहाँ लोकेटेड होती है, लोकेटेड ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। लोअर एब्डोमेन के दोनों तरफ लोकेटेड होती है, 2 से 4 सेंटीमीटर होती है लेंथ में, कनेक्ट करती है यूट्रस से वाया लिगामेंट, यूट्रस से भी कनेक्ट रहती है। ओवरी को अपनी पोजिशन पे होल्ड करने के लिए देयर आर लिगामेंट जो उसको कनेक्ट रखते हैं, वो हवा में नहीं उड़ रही होती। उसके अलावा ये बाहर कवर होती है, कवर ऑन आउटसाइड फ्रॉम ओवेरियन एपिथेलियम। ओवरी का एक एपिथेलियम होता है जिससे बाहर की तरफ कनेक्ट रहती है। उसके बाद जब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि कैसे आपका जो ओवरी है उसमें चीज़ें होती हैं, तो ओवरी के पूरे अंदर के पार्ट को स्ट्रोमा बोला जाता है और इसके बाहर वाले, स्ट्रोमा के बाहर वाले पोर्शन को पेरिफेरल कॉर्टेक्स बोल देते हैं और अंदर वाले रीजन को ओवेरियन मेडुला बोला जाता है। ठीक है, अंदर वाले रीजन को ओवेरियन मेडुला बोला जाता है। ओविडक्ट की बात करें तो ओविडक्ट आपके ऑल्सो नोन एज फैलोपियन ट्यूब, इसके 3 पार्ट होते हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस।
फैलोपियन ट्यूब जो होती है इसकी लेंथ 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ये एक्सटेंड करती है, ओवरी से यूट्रस तक पहुंची रहती है। इनफंडिबुलम जो होता है वो फनल शेप होता है, इसके एजेस पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिनको फिम्ब्रिय बोला जाता है। एम्पुला जो होता है इट इज़ द वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट एंड इट इज़ द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। एम्पुला इज द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। इस्थमस होता है विच इज़ द लास्ट पार्ट एंड जॉइन यूट्रस। यूट्रस को क्या करता है, इस्थमस नैरो पोर्शन होता है, लास्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब होता है और यूट्रस को ज्वाइन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सिर्फ एक क्विक रिकैप करा रही हूँ, जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है उनको समझ में आता चला जाएगा। यूट्रस की बात करते हैं तो वॉम्ब, जिन्होंने नहीं भी पढ़ रखा उनको भी थोड़ा थोड़ा आ जाएगा, है ना, तो थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। यूट्रस की बात करते हैं तो ये वॉम्ब भी बोला जाता है। वॉल ऑफ यूट्रस में आपको 3 वॉल मिल जाएंगी। बाहर वाली पेरीमेट्रियम होती है विच इज़ एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस, बीच वाली मायोमेट्रियम होती है विच इज़ मिडल एंड थिक एंड ये स्ट्रॉन्ग होती है, कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करवाती है ड्यूरिंग द पार्चुरेशन, जब आपका बेबी डिलीवर होना होता है। उसके अलावा एंडोमेट्रियम जो है इट इज़ योर इनर एंड ग्लैंडुलर लेयर विच अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, यही वाली लेयर होती है जो गिरती रहती है, शेड होती रहती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसके अलावा जो यूट्रस है वो इन्वर्टेड पियर शेप का होता है एंड इट इज सपोर्टेड बाय द लिगामेंट बाय द पेल्विक वॉल। ये भी आपका क्या रहता है, यूट्रस पेल्विक वॉल से अटैच रहता है विद द हेल्प ऑफ द लिगामेंट्स। क्लियर। उसके बाद आपको फीमेल में यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना, ये भी तीनों क्या हैं, ये तीनों एसेसरी डक्ट होती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अब बात करते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की। तो जब वेजाइना की बात करते हैं, जिसको आप वल्वा या पुडेंडम भी बोलते हो, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को, तो इसमें सबसे पहले मॉन्स प्यूबिस होता है, जो क्या होता है, इट इज़ अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू जिसके ऊपर हेयर रहते हैं और जो प्रोटेक्ट करने का काम करता है लेबिया मेजोरा को। लेबिया मेजोरा जो होता है वो इन्होंने दिखा नहीं रखा है यहाँ पे। लेबिया, ये देखो, लेबिया मेजोरा बाहर वाले थिक फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं और लेबिया माइनोरा लेबिया मेजोरा के अंदर होते हैं विच आर ऑल्सो पेयर्ड फोल्ड, बट वो इतने ज़्यादा थिक नहीं होते, वो थिन होते हैं। अगर आप पॉइंट देखते हो एक ऐसा जॉइंट पॉइंट जो होता है लेबिया माइनोरा के ऊपर, तो उसको आप बोलते हो क्लाइटोरिस विच इज़ अ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और अ जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा। एक्चुअली यहाँ पे माइनोरा आना था, तो माइनोरा का जो जंक्शन होता है तो वहाँ पे आपको क्या मिलती है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच इज़ अ क्लाइटोरिस एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लेजर ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, राइट। उसके बाद हाइमन की बात करें तो हाइमन इज अ थिन मेम्ब्रेन दैट कवर्स द वेजाइना। वी ऑल्सो नो कि जो हमारा पुडेंडम है, जो हमारा अंदर का पोर्शन है लेबिया माइनोरा के, जिसको वेस्टिब्यूल बोला जाता है, तो वेस्टिब्यूल में अपर ओपनिंग जो होती है उसको यूरिथ्रल ओपनिंग बोलते हैं और उसके नीचे जो ओपनिंग होती है उसको वेजाइनल ओपनिंग बोलते हैं। And vaginal opening is partially covered by the hymen, but hymen is not an indicator of virginity, right? Mammary gland की बात करें तो mammary gland आपके पास क्या रखती है, it contain glandular tissue which is of variable fat। हर एक फीमेल की जो mammary gland होती है उस पर variable fat हो सकता है। हर mammary gland के अंदर 15 से 20 mammary lobes होते हैं, ये पूछा जाता है। हर lobes के अंदर cluster of cells होती हैं जिनको alveoli बोला जाता है एंड इन alveoli के अंदर मिल्क का स्टोर होता है, मिल्क का स्टोरेज होता है, मिल्क का फॉर्मेशन होता है विद द हेल्प ऑफ हार्मोन प्रोलैक्टिन। एंड ये एल्वियोलाई जो होती है ओपन किस में करती है, मैमरी टिब्यूल्स में, एंड ये मैमरी टिब्यूल ज्वाइन करके मैमरी एम्पुला बनाते हैं और यहाँ से 15 से 20 लैक्टिफेरस डक्ट जो होती हैं वो ओपन हो जाती हैं किसके अंदर, एरियोला के अंदर जाकर के, विच इज़ एक्चुअली निपल के अंदर जाकर के ओपन हो जाती हैं। निपल के सराउंडिंग में एक पिगमेंटेड सी स्ट्रक्चर होती है जिसको हम एरियोला बोल देते हैं एंड यहाँ पे एल्वियोलाई क्या करती हैं, मिल्क को सिक्रीट करती हैं। तो ये था इंपॉर्टेंट। अब आती है लेबलिंग। लेबलिंग की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको मेल का पहले लेबलिंग देखते हैं, तो लेबलिंग को ध्यान से देखो। ये आपका ब्लैडर दिखाया गया है, ठीक है, शुरू से करते हैं। जैसे सपोज यहाँ वाले आउटर स्ट्रक्चर पे आ जाइए। सबसे पहले स्किन दिखाई गई है जिसको आप फोर स्किन बोलते हो। इसके अंदर जो उभरा हुआ प्रोजेक्टेड पोर्शन होता है पेनिस का, इसको ग्लांस पेनिस बोला जाता है। ग्लांस पेनिस के अंदर देखोगे तो ये यूरिथ्रा है और ये यूरिथ्रल मीएटस होती है जहाँ से आपका जो यूरिन है मेल का वो बाहर आता है, ठीक है। यहीं से सीमन भी बाहर होता है, इसीलिए हम इसको यूरिनोजेनाइटल ओपनिंग भी बोल देते हैं। इसके बाद जब आप और अंदर जाओगे तो ये देखो टेस्टिस, ये पूरा स्क्रोटम है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये टेस्टिस रखी गई हैं। टेस्टिस से आपके जितने भी स्पर्म बनेंगे वो सारे के सारे कहाँ आ जाएंगे, वो सारे के सारे आपका एपिडिडाइमस में जाएंगे और वहाँ से फिर वो वास्ट डिफरेंस में होते हुए कहाँ पहुँच जाएंगे, एब्डोमेन के अंदर पहुँच जाएंगे। उसके बाद वो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से लूप करके आएगा वास्ट डिफरेंस और फाइनली वो प्रोस्टेट, यहाँ पे देखो ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड दिखाई गई है। प्रोस्टेट ग्लैंड में ओपन होगा, यहाँ से इसका रिलीज होगा सीमन का और फिर फाइनली यहाँ पे दो छोटी छोटी पेयर लाइक स्ट्रक्चर जिनको बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड बोलते हो और यहाँ से आपका सीमन बाहर की तरफ निकल जाएगा। यहाँ पे आपको एक कॉमन डक्ट भी मिलेगी। ये देखो ये वाली स्ट्रक्चर जो दिखा रखी है, दिस इज द सेमिनल वेसिकल, पेयर ग्लैंड होती है और यहाँ से प्रोस्टेट है। इनके बीच की जो डक्ट है इसको इजैकुलेटरी डक्ट बोला जाता है। फाइनली ऊपर से आने वाली यूरिटर होती हैं जो यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन लेकर के आती हैं एंड इसके जस्ट पीछे देखोगे
तो आपको रेक्टम दिखाई दिया गया है और रेक्टम की ओपनिंग को आप एनस बोलते हो। तो ये बात याद रखने लायक थी। इसके बाद ये था सेक्शनल व्यू। अब ये इनर व्यू अगर दिखा रखा है तो कुछ इस तरीके से है, इसको एक बार देख लीजिए। सबसे पहले ये यूरिनरी ब्लैडर दिखाया गया है। दीज आर द यूरिटर, जो यूरिन लेकर के आती हैं। अब अगर हम यहाँ से शुरू करें तो ये स्क्रॉटम है, स्क्रॉटम के अंदर ये टेस्टीज रखी गई हैं। टेस्टीज में स्पर्म बने और वो एपिडिडाइमस में गए। ये कॉइल्ड सा पोर्शन जो आप देख रहे हो दिस इज एपिडिडाइमस। यहाँ से होते 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 स्पर्म आपके कहाँ चले जाते हैं, डक्टस डिफरेंस या वास डिफरेंस जिसको हम बोलते हैं। यहाँ से ये लूप करके आएगा और फाइनली ये क्या है, दीज आर द सेमिनल वेसिकल पेयर ग्लैंड होती हैं। और फिर फाइनली ये प्रोस्टेट ग्लैंड में ओपन होंगी और फिर फाइनली छोटी छोटी ग्लैंड जिनको बल्बो यूरिथ्रल या कॉपर ग्लैंड बोलते हैं यहाँ पर आएंगी और यहाँ से ये निकल जाएगी वाया यूरिथ्रा थ्रू यूरिथ्रल मेटस आउट, बाहर निकल जाएगी। अब इसके साइड में जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो उसको पेनिस बोला जाता है और इसके उभरे हुए पोर्शन को आप ग्लांस पेनिस बोल देते हो। फाइनली जब हम एक टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो टेस्टिस के अंदर हमें छोटे छोटे लोब्यूल दिखाई देते हैं, इनको टेस्टिकुलर लोब्यूल बोला जाता है। और हर टेस्टिकुलर 250 के अराउंड टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं और हर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर आपको क्या मिल जाएंगी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जिनको स्पर्म प्रोड्यूसिंग ट्यूब्स भी बोला जाता है। और इस तरीके से इसको इलाबोरेट करके जब दिखाया गया तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म, जिसमें एक हेड होता है और एक टेल दिखाई गई है, बीच में एक नेक और मिडल पीस भी रहता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर जो आपको लेबलिंग के फॉर्म में याद रखनी होती है। उसके बाद हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में लेबलिंग देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फीमेल का जब देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले ये आपकी क्या दिखा रखी है, इन्होंने ओवरीज दिखा रखी हैं। एंड ओवरीज में सबसे आगे की तरफ दिखाया गया है, एनसीईआरटी ने इसको इस तरीके से दिखा रखा है ना, उल्टा फ्लिप करके दिखा रखा है, इन्होंने दूसरे तरीके से दिखा दिया है। तो सबसे आगे एक स्ट्रक्चर है जिसको प्यूबिक सिम्फाइसिस बोला जाता है। प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है ये आपका प्रोटेक्ट कर रहा होता है यूट्रस को। तो ये आपका बेसिकली क्या है, यहाँ पे नीचे पहले यूरिनरी ब्लैडर रहेगा, उसके ऊपर यूट्रस रहेगा, यूट्रस ऊपर होगा, यूरिनरी ब्लैडर नीचे रहेगा और सबसे सामने प्यूबिक सिम्फाइसिस रहेगा। प्यूबिक सिम्फाइसिस के बाद यहाँ पे ये यूरिनरी ब्लैडर से आने वाला ये यूरिथ्रा दिखाया गया है, यूरिथ्रा होता है। और पीछे से जब यूट्रस की बात करते हैं तो यूट्रस से सर्विक्स आता है, सर्विक्स के बाद आपको एक कैनाल मिलती है जिसको वेजाइनल कैनाल बोल देते हो, वेजाइना बोल देते हो। और फाइनली एक वेजाइनल ऑरिफिस यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे पीछे ये पूरा एनस दिखा रखा है जिसमें रेक्टम दिखा रखा है और यहाँ पे एनल ओपनिंग दिखा रखी है। और ये आपका फोल्ड्स दिखा रखे हैं, लेबिया मेजोरा वाले बाहर के फोल्ड्स हैं और अंदर वाले लेबिया माइनोरा के फोल्ड्स दिखाए गए हैं। इसी तरीके से जब हम सेक्शनल व्यू देखते हैं फीमेल का, तो ये पेल्विस व्यू था, ये सेक्शनल व्यू है। तो यहाँ पे देखो ये ओवरी है जो लिगामेंट्स की हेल्प से क्या है, अटैच है यहाँ पे। बाद में ये फैलोपियन ट्यूब है जिसके 3 पार्ट हैं, ये फंडिबुलम है जिसमें फिम्ब्रियल लाइक प्रोजेक्शंस है। उसके बाद एम्पुला है विच इज़ द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। एंड फाइनली एक नैरो पोर्शन आता है जिसको आप इस्थमस बोलते हो। यहाँ से आप एंट्री करते हो यूट्रस में, यूट्रस के आपका ये वाला पार्ट जो दिख रहा है दिस इज द फंडस ऑफ यूट्रस। यूटेराइन कैविटी में आपने एंट्री की है। एंड यूटेराइन कैविटी में अगर आगे चलते हो तो यहाँ पे आपको बाहर अंदर की तरफ एंडोमेट्रियम मिलेगी, देन मायोमेट्रियम, देन पेरीमेट्रियम और फिर फाइनली आपको सर्विक्स मिलता है। सर्विक्स के बाद आता है वेजाइना। सर्वाइकल कैनाल और वेजाइनल कैनाल आपको दिखाई दे रही है। सर्वाइकल कैनाल और वेजाइनल कैनाल को मिलाकर के हम बोलते हैं बर्थ कैनाल। यहाँ पे जो ओवरी होती है वो लिगामेंट के थ्रू अटैच रहती है, जो यूट्रस होता है वो ब्रॉड लिगामेंट के थ्रू यहाँ पे अटैच दिखाया गया है। एंड दिस आर द फिम्ब्रिया विच कैच द सेकेंडरी oocyte और ये इनफंडिबुलम यहाँ पे शो किया गया है। इसके अलावा फैलोपियन ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर यहाँ पे दिखाई गई है। एम्पुला इज अ साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। उसके बाद हम आगे बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस की। तो गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस की पहले बात करेंगे, स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखो स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पे स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू हो जाती है ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। सबसे पहले हाइपोथैलेमस से GnRH रिलीज होता है। GnRH दो चीज़ें एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज करवाता है, वन इज FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH। FSH जो है वो सर्टोली सेल पे जाकर के एक्ट करेगा एंड सर्टोली सेल क्या करेगी, सर्टोली सेल एक्चुअल में आपकी स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करवाती है, यानी स्पर्मेटिड को स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करवाती है, स्पर्मेटिड को चेंज करके स्पर्म बनवाती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। उसके बाद जो LH होता है वो लीडिक सेल पे एक्ट करता है और वहाँ से एंड्रोजन रिलीज करवाता है जो कि डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। ठीक है, अब प्रोसेस की बात करते हैं स्पर्म बनते कैसे हैं। तो देखो
दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म, जिसमें आपका हेड है, जिसको हेड के ऊपर एक पोर्शन दिखाई दे रहा है, एक्रोसोम हम इसको बोलते हैं। अंदर न्यूक्लियस रखा गया है, उसके अंदर सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और न्यूक्लियस जो है वो फीमेल को दे दिया जाता है ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, लेकिन डिस्टल सेंट्रियोल जो होता है वो आपका आगे एक्सियल फिलामेंट बनवाता है माइक्रो, इसका क्या कहते हैं इसको, स्पर्म का। ये सेंटर में माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि मिडल पीस है माइटोकॉन्ड्रिया, और उसके बाद फाइनली ये टेल दिखाई गई है। एक्रोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट कंटेन सम एंजाइम दैट हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन। जब ओवा सेकेंडरी ओसाइट को फर्टिलाइज करना होता है फीमेल के अंदर, तो एक्रोसोम कुछ ऐसे ऐसे केमिकल रिलीज करते हैं जो कि पूरी की पूरी सेकेंडरी ओसाइट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ के अंदर पहुंच जाते हैं और वहां पे फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। एक्रोसोम जो होते हैं एक्चुअल में दे आर द मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी, ठीक है, मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी होती है। कैसे स्पर्म प्रोड्यूस होंगे? सबसे पहले टेस्टिक्यूलर लोब्यूल जो टेस्टिस के अंदर रखे गए थे उनमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थी, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो चीजें थी, एक थी स्पर्मेटोगोनिया और एक थी सर्टोली सेल। तो जो स्पर्मेटोगोनिया होती हैं वो 2n होती हैं, इनमें माइटोसिस होगी और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी। फिर उसमें मियोसिस करवाओगे तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड टाइम मियोसिस करवाओगे तो 4 स्पर्मेटिड बनेंगे। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना, स्पर्म का बनना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। उसके बाद स्पर्मेटोजोआ जो होते हैं वो अपना हेड जो होगा वो अपना हेड सर्टोली सेल के अंदर डाल देंगे ताकि न्यूट्रिशन मिल सके, और फिर वो वहां से रिलीज हो जाएंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन, जो कि कई बार पूछी जा चुकी है, मैं रिपीट कर देती हूँ। स्पर्मेटिड्स जो गोल होते हैं, इनका स्पर्मेटोजोआ इस तरीके की शेप में बनने को आप बोलते हो स्पर्मियोजेनेसिस। और जब स्पर्मेटोजोआ न्यूट्रिशन ले लेते हैं और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो जाते हैं तो इस कंडीशन को स्पर्मिएशन बोला जाता है, एंड इस पूरी प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोला जाता है। नोट करते हैं कि ह्यूमन मेल जो होते हैं वो इजैकुलेट करते हैं अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग अ कॉइटस, आउट ऑफ विच 60%, ये भी कई बार पूछ चुके हैं कि जब मेल अपनी बॉडी से 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज करता है तो उनमें से कम 60% स्पर्म जो होते हैं उनके पास नॉर्मल शेप और साइज होना चाहिए, एंड 40% ऑफ देम शुड बी विग्रसली मोटाइल, बहुत ज़्यादा मोटिलिटी शो करने वाले होने चाहिए। oogenesis की बात करें तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल गैमेट। मेच्योर फीमेल गैमेट कैसे बना सकते हो, इसको आप बोलते हो oogenesis। इनिशिएटेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब एक बेबी, एक गर्ल जो है वो अभी अपनी मदर के वॉम्ब में है तभी से उसकी बॉडी के अंदर oogenesis बनना शुरू हो जाता है। सबसे पहले उसकी बॉडी के अंदर क्या बनते हैं, मिलियंस ऑफ oogonia बनते हैं, गैमेट मदर सेल्स बनती हैं ईच फीटल ओवरी के अंदर, एंड टाइम के साथ साथ ये डिजेनरेट होते चले जाते हैं, लेकिन कभी भी ज़्यादा नहीं बनते, उससे ज़्यादा नहीं बनते। तो हुआ क्या, ये oogonia जो बच्चा था, जो फीमेल है, बेबी गर्ल है, जब वो मदर के वॉर्म में थी तभी बन चुके थे, और अब उनमें माइटोसिस शुरू हो गई है, फीटल लाइफ में ही ये शुरू हो गई है। प्राइमरी oocyte बन गया, प्राइमरी oocyte को चारों तरफ से घेर लिया ग्रैनुलर सेल्स ने, और वो बन गया प्राइमरी फॉलिकल। लेकिन ये प्राइमरी फॉलिकल जो है वो अरेस्ट हो जाता है प्रोफेज 1 के अंदर, डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्यूबर्टी तक 60 से 80 हज़ार फॉलिकल ही बच पाते हैं और बर्थ हो जाता है। अब ये बर्थ से लेकर के जब तक आप प्यूबर्टी तक पहुँचते हो काफ़ी सारे डिजेनरेट हो चुके हैं, सिर्फ अब ये क्या हो गए हैं, सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो गए हैं, और फाइनली ये टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनमें बड़ी सी कैविटी आ जाती है जिसको आप एंट्रम बोल देते हो। उसके बाद टर्शियरी फॉलिकल में आपके पास जो बेसिकली क्या है, फर्स्ट टाइम जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है तो उस टाइम पे ये जो डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट था प्रोफेज 1 की, ये अपना मियोसिस 1 कंप्लीट कर लेता है और ये बना देता है एक प्राइमरी पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte जो है ये फिर से अरेस्ट हो जाता है जाकर के मेटाफेज 2 के अंदर, और इसी स्टेज में अरेस्ट रहेगा, तब तक अरेस्ट रहेगा जब तक इसको कोई स्पर्म नहीं मिल जाता। अगर इसको कोई स्पर्म नहीं मिलता तो प्यूबर्टी में मेंस्ट्रुएशन साइकिल के थ्रू बाहर आ जाता है, डेड ओवा आ जाता है, लेकिन अगर इसको कोई स्पर्म मिल जाता है तो ये अपनी मियोसिस 2 कंप्लीट कर लेता है और ओवम में कन्वर्टेड हो जाता है और सेकंड पोलर बॉडी बना लेता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब जैसे आपने मेल और फीमेल गैमेट्स बना लिए, अब हम इनका क्या करवाएंगे, फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। फर्टिलाइजेशन करवाने का मतलब यहाँ पे क्या होगा, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल जो होते हैं वो, मेल गैमेट जब मेल इंटरकोर्स करता है तो उस टाइम पे अपने सारे स्पर्म जो है इजैकुलेट कर देता है फीमेल की बॉडी के अंदर, जिस प्रोसेस को हम इंसेमिनेशन बोलते हैं, और इंसेमिनेशन के थ्रू मेल के गैमेट जो होते हैं फीमेल के एम्पुला तक पहुंच जाते हैं और वहाँ पे उनकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है। फर्टिलाइजेशन में आपके पास जो पहले गैमेट्स जो ओवम है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका जाइगोट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब जाइगोट को आपके जाकर के चिपकना है किसके साथ, इसके यूट्रस की वॉल के साथ, राइट। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। जाइगोट
जाइगोट जो है, जो जो आपका कहाँ पे बना है, एम्पुला रीजन में बना है, वो मूव करेगा टुवर्ड्स द यूट्रस और उसमें क्लीवेज होगी, माइटोटिक डिविजन्स होंगी। 2 सेल बनेंगी, 4 सेल बनेंगी, 8 सेल बनेंगी, फाइनली 16 सेल बनेंगी। 8 से 16 सेल स्टेज को आप मॉरुला बोलते हो। उसके बाद ये 16 सेल की जो स्टेज होती है ये अरेंज हो जाती है एज अ ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टुला बन जाती है। और हमारे अंदर ब्लास्टुला में एक कैविटी होती है जिसकी वजह से हमारे ब्लास्टुला को ब्लास्टोसिस्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। एंड फाइनली ये ब्लास्टोसिस्ट खुद को डिफरेंशिएट कर लेता है, बाहर जाकर के सारी सेल्स अरेंज हो जाती है। मोर देन 32 सेल स्टेज को आप ब्लास्टोसिस्ट बोलोगे, जिनमें से बहुत सारी सेल्स खुद को पेरिफेरी पे अरेंज कर लेती हैं, उनको आप बोलते हो ट्रोफोब्लास्ट। और कुछ सेल्स जो होती हैं वो अंदर जाकर के ग्रुप बना लेती हैं और एक कैविटी भी बन जाती है। तो जो ग्रुप बनाती हैं सेल्स उनको बोला जाता है इनर सेल मास। इनर सेल मास आर एक्चुअली द स्टेम सेल्स विच कैन डिफरेंशिएट एंड फॉर्म द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो ये बात आपको याद रखनी है कि इनर सेल मास से डिफरेंशिएट हो जाती है एम्ब्रियो के अंदर, और ये जाकर के पूरा का पूरा ब्लास्टोसिस्ट कहाँ अटैच हो जाता है, टू द एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ यूट्रस। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होगा, ट्रोफोब्लास्ट जो बाहर की लेयर बनी थी आपकी ब्लास्टोसिस्ट की, वो डेवलप कर जाएगी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगी जिनको आप बोलते हो कॉरियोनिक विलाई, और ये मदर के यूट्रस के साथ अटैच हो जाएगी, इंटरडिजिटेट कर जाएगी उसके साथ, और फाइनली एक प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कर लेगी। कॉरियोनिक विलाई इंटरडिजिटेट्स विद यूटेराइन टिश्यू फॉर्मिंग द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या करता है, इट फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ CO2, O2 एंड न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो, ठीक है, न्यूट्रिएंट देता है एम्ब्रियो को। इट ऑल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यू। प्लेसेंटा इज अ टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड जो कुछ हार्मोन भी रिलीज करती है, जैसे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जो क्या करता है, फीटल की ग्रोथ को रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके लिए सपोर्ट करता है उसको। उसके अलावा ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोफिन विच स्टिमुलेट कॉर्पस ल्यूटियम टू सिक्रीट प्रोजेस्टेरोन, और ये एक प्रेगनेंसी इंडिकेटर भी होता है। अगर आपकी यूरिन में HCG आने लग जाए तो इसका मतलब देयर इज अ चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी, राइट। उसके अलावा आपका जो प्लेसेंटा होता है ये HPL भी रिलीज करता है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ द मैमरी ग्लैंड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे HPL जो होता है वो मदर के मेमरी ग्लैंड को डेवलप कराता है। आफ्टर इम्प्लांटेशन, जब एक बार बेबी स्टिक हो गया एंडोमेट्रियम के साथ, तो एम्ब्रियो के साथ क्या होगा, एम्ब्रियो खुद को डिफरेंशिएट कर लेता है 3 जर्म लेयर में, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। एंड यही 3 जर्म लेयर जो होती है वो पूरा का पूरा टिश्यू और ऑर्गन बना देती हैं। फाइनली इस तरीके की कंडीशन आपके सामने आती है जिसमें ये पूरा का पूरा यूट्रस दिखाया गया है, एंड इस यूट्रस की अंदर वाली लेयर दिखाई गई है जिसको आप एंडोमेट्रियम बोल देते हो। और ये जो आपको दिख रहा है एम्ब्रियो, इस एम्ब्रियो के चारों तरफ येलो कलर की कैविटी को बोला जाता है एमनियोटिक कैविटी, जिसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड रखा गया है, इसको हम एमनियन भी बोल देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको योक सैक और एलेंटॉइस दिखाई देगा जो फाइनली क्या बनाता है, यूट्रस के साथ जुड़ करके प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कर देता है। एंड फाइनली यहाँ से बेबी की अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है वो टच करती है, और ये अम्बिलिकल कॉर्ड क्या करती है, इसमें 2 आर्टरी, एक वेन होती है, और 2 आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और एक वेन यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। फाइनली सर्विक्स जो होता है इसके चारों तरफ एक सर्वाइकल प्लग बन जाता है म्यूकस का, ताकि बेबी को नीचे की तरफ ना आना पड़े अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। और फाइनली सर्वाइकल कैनाल और वेजाइनल कैनाल दोनों मिलकर के क्या बना देती हैं, बर्थ कैनाल बना देती हैं, ठीक है। यहाँ से बेबी डिलीवर हो जाता है, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन। स्टेम सेल्स हैव द पोटेंसी। स्टेम सेल्स कहाँ पे बनी है, ये एम्ब्रियो जिससे पूरा बनता है, इसी को आप इनर सेल मास को ही स्टेम सेल्स भी बोल देते हो। स्टेम सेल्स हैव द पोटेंसी टू गिव राइज टू टिश्यूज एंड ऑर्गन। कौन कौन से टिश्यू एंड ऑर्गन, पहले महीने पे बच्चे के जेस्टेशन पीरियड की बात की गई है जो कि 9 मंथ का होता है ह्यूमन के अंदर, उसमें 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहले 3 मंथ आते हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर में 4th, 5th, 6th मंथ आता है, और लास्ट के ट्राइमेस्टर में 7th, 8th और 9th मंथ आता है। उसके बाद डिलीवरी हो जाती है। तो फर्स्ट मंथ में बेबी का हर्ट बन जाता है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेकंड मंथ में बेबी के लिम्स एंड डिजिट्स जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, और थर्ड मंथ तक यानी कि 12 वीक तक मेजर ऑर्गन जो होते हैं वो बन जाते हैं। तो मोस्ट क्रूशियल इवेंट जो होता है वो होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। उसके बाद 5th मंथ तक आपकी बेबी की फर्स्ट मूवमेंट आना शुरू हो जाती है, और हेयर भी आ जाते हैं हेड के ऊपर, कई बार पूछ चुके हैं। 6th मंथ तक यानी कि 24 वीक्स के एंड तक बॉडी जो है वो पूरी की पूरी कवर हो जाती है विद हेयर, एंड आईलिड्स जो होती हैं वो सेपरेट कर जाती हैं। पहले बेबी आईलिड्स को सेपरेट नहीं कर पा रहा होता, लेकिन 6 मंथ में उसके आईलिड्स सेपरेट कर जाती हैं। 9 मंथ तक वो फुली डेवलप हो चुका होता है, एंड फीटस इज फुली डेवलप्ड, और अब वो सिग्नल देने लग जाता है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जिसको हम बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, देयर इज अ विग्रस कॉन्ट्रैक्शन इन द यूट्रस एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। जैसे ही 9 मंथ लगने लगता है तो वैसे ही प्रेगनेंसी के लिए बहुत
बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होने लगती है यूट्रस के अंदर एंड कोज चाइल्ड बर्थ, और इससे चाइल्ड बर्थ होता है। इसको हम बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स विच इज़ अ न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। इसमें बहुत सारे हार्मोन भी इन्वॉल्व होते हैं और इसके अंदर बहुत सारी न्यूरल मैकेनिज्म भी इन्वॉल्व होती है। प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस पार्चुरेशन कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस, ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं। क्यों? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पे फाइनली एक रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज कर देता है ओवरी से, जो बेसिकली हम बोलते हैं आता है। एंड ये ओवरी से आने वाला रिलैक्सिन क्या करता है, फीमेल के प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स कर देता है और बेबी की डिलीवरी जो होती है वो बहुत ईजी हो जाती है। आफ्टर द डिलीवरी देयर इज अ लैक्टेशनल पीरियड, जिसमें मदर को फीड कराना होता है अपने बेबी को। तो वहाँ पे ऑक्सीटोसिन जो होता है वो आपका क्या करता है, एक्ट करता है एज अ मिल्क लेट डाउन फैक्टर। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आता है आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन और मिल्क को रिलीज करवाने में हेल्प करता है। मिल्क का फॉर्मेशन कराने के लिए प्रोलैक्टिन रिस्पॉन्सिबल होता है, बट मिल्क का रिलीज फ्रॉम द निपल ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू ऑक्सीटोसिन विच इज रिलीज फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ऑक्सीटोसिन जो है ये फीटल एंड मिल्क इंजेक्शन रिफ्लेक्स कराता है। मिल्क जो है प्रोडक्शन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, इसको आप लैक्टेशन बोलते हो, और ये किस हार्मोन की वजह से होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से। बट यहाँ पे ऑक्सीटोसिन जो होता है वो उसको मिल्क लेट डाउन फैक्टर भी बोला जाता है। मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फ्यू इनिशियल डेज, जो येलो कलर का मिल्क होता है इनिशियल डेज में, उसको कोलेस्ट्रम बोला जाता है, विच इज़ वेरी वेरी न्यूट्रिटिव फॉर द बेबी। एंड ये क्या रखता है, इट कंटेन्स एंटीबॉडी IgA, जो कि बच्चे को क्या देती है, पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। आपके पास ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, दैट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है कि आपको एक तरीके से पॉपुलेशन को कम करना है। तो यहाँ पे हम फैमिली प्लानिंग की बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो है ये यही है, फैमिली प्लानिंग में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले इनिशिएट की गई थी 1951 में अंडर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ये शुरू की गई थी। एमनियोसेंटोसिस एक टेक्निक होती है जिसमें आप क्या करते हो, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, ये वाला, ये जो एमनियोन होती है इसका फ्लूइड, आई होप दिख रहा होगा, ये जो एमनियोन होती है इसका येलो कलर की, इसका फ्लूइड ले लिया जाता है और इस फ्लूइड में से चेक किया जाता है, क्योंकि इसमें बेबी की सेल्स होती हैं, डेड सेल्स होती है, और उनमें चेक किया जाता है कि आपके पास जो एमनियोसेंटोसिस जो जेनेटिक डिसऑर्डर है अगर कोई बेबी को, तो वो यहाँ से क्लियर हो जाता है। बट इस एमनियोटिक फ्लूइड से कई बार सेक्स को भी डिटरमाइन कर लिया जाता है कि जो बेबी है वो मेल है या फीमेल है, और इसी वजह से एमनियोसेंटोसिस जो है उसका मिसयूज़ किया जाने लगा था इंडिया के अंदर, इसलिए इसको बंद करवा दिया गया, बैन करवा दिया गया। एमनियोसेंटोसिस इज बेसिकली अ सैम्पलिंग ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड को सैंपल ले लिया जाता है टू स्क्रीन एबनॉर्मैलिटीज इन द डेवलपिंग फिटस, एंड इट इज ऑल्सो यूज फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ फिटस, राइट। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कौन कौन से होते हैं, कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के क्या क्या फीचर होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आप इंक्लूड करोगे बैरियर हो सकते हैं ना, बैरियर ले सकते हो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस ले सकते हो, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर सकते हो जो खाई जाती हैं दवाइयाँ, इंजेक्टेबल्स जो आप इंजेक्शन लगवा सकते हो, इम्प्लांट्स अगर आपको बॉडी के अंदर इम्प्लांट करवाना है, या फिर यहाँ पे परमानेंट मेथड भी होते हैं, सर्जिकल मेथड्स। नेचुरल मेथड की बात करते हैं जो ट्रेडिशनल है और जिनके साइड इफेक्ट नहीं होते, बट उनके चांसेस होते हैं फेलियर के बहुत ज़्यादा हाई। आपको पॉपुलेशन को कम करना है तो उस कंडीशंस में आपको कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेने होते हैं जो यहाँ पे मैं बता रही हूँ। पहला है पीरियोडिक एब्सटिनेंस। जब फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल की हम बात करते हैं तो वहाँ पे एक अनसेफ पीरियड होता है 10 से 17 तारीख का, जिसके बीच में बहुत चांसेस हाई होते हैं ओवुलेशन के और मदर के प्रेग्नेंट होने के। इसीलिए उस टाइम पर कोइटस को क्या करना चाहिए, इंटरप्ट करना चाहिए, या फिर वी कैन से कोइटस को अवॉइड करना चाहिए एट दैट मोमेंट। तो कपल्स अब्सटेन फ्रॉम द कोइटस फ्रॉम डे 10 to 17th ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन ओवुलेशन इज एक्सपेक्टेड, क्योंकि वो एक हाई चांस होता है, राइट। उसके अलावा अगर ड्यूरिंग द इंटरकोर्स मेल जो होता है वो अपना पेनिस को बिफोर इजैकुलेशन ही क्या कर ले, विड्रॉ कर ले, तो उस कंडीशन में भी चांसेस होते हैं कि वेजाइना के अंदर जाकर के जो स्पर्म है वो वेजाइना में एंट्री नहीं करेंगे, और इस तरीके से इजैकुलेशन से पहले ही आप उसको बाहर निकाल लीजिए पेनिस को, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को, तो देयर आर लॉट ऑफ चांसेस कि आप प्रेगनेंसी को रोक सकते हो। तो विड्रॉल क्या है, मेल पार्टनर विड्रॉज पेनिस फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन। थर्ड आता है लैक्टेशनल एमेनोरिया। ओवुलेशन डज नॉट अकर एट द टाइम ऑफ इंटेंस लैक्टेशन। जब कोई मदर अपनी बेबी को फीड करा रही होती है तो उस टाइम पर एक इंटेंस मेथड होता है, ये उस टाइम पर फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, क्योंकि प्रोलैक्टिन की वजह से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन डाउन रहते हैं, और इसी वजह से लैक्टेशन जो होता है उस टाइम पे मेंस्ट्रुएशन नहीं होती और नया फॉलिकल ग्रो नहीं कर पाता, तो इसीलिए नए बेबी होने के चांसेस भी कम होते हैं। सो एट टाइम्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर नील। मैक्सिमम 6 मंथ तक आप इस पीरियड को फॉलो कर सकते हो, मैक्सिमम 6 महीने तक हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई चांस नहीं होगा बेबी का, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 23 पे आ चुके हैं हम, तो ओके गिव मी 1 सेकेंड।
हम्म, तो यहाँ पे देखो बैरियर की बात करते हैं, तो बैरियर में सबसे पहले क्या आते हैं, आपको पता होगा मेल के लिए और फीमेल के लिए देयर इज अ बैरियर, जिसको आप क्या बोलते हो, कॉन्डोम बोला जाता है। तो ये फीमेल के लिए देखें तो फीमेल के लिए डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप और वोल्ट्स होते हैं जो रबर के बने हुए होते हैं और सर्विक्स को, फीमेल के सर्विक्स को कवर कर लेते हैं। वहीं कॉन्डोम्स जो होते हैं थिन रबर और लेटेक्स शीट के बने हुए होते हैं, बहुत यूजफुल होते हैं। ये प्रोटेक्ट करते हैं एसटीडी और एड्स से, डिस्पोजेबल होते हैं यानी कि आप इनको यूज़ करके फेंक सकते हो। उसके अलावा ये प्राइवेसी देते हैं यूज़र को, आपको किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे। और बोथ और मेल और फीमेल के लिए बहुत ही अच्छे, सेफ और फ्रेंडली माने जाते हैं, इको फ्रेंडली ऑल्सो होते हैं। इवन गवर्नमेंट के थ्रू ये फ्री में भी अप्लाई करवाए जाते हैं, जैसे कि निरोध विच इज़ अ कॉमन ब्रांड फॉर द कॉन्डोम, राइट। उसके अलावा आईयूटीज की अगर हम बात करते हैं तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज आईयूडीज, इनको डॉक्टर के थ्रू इंसर्ट करवाया जाता है। एक्सपर्ट नर्सेज होती हैं जो यूट्रस के अंदर इनको इंजेक्ट करती हैं, जिनमें 3 तरीके के आते हैं। पहला आता है नॉन मेडिकेटेड इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज, दे रिटार्ड द स्पर्म मोर्टेलिटी, ऑल्सो हैव स्पर्मिसाइडल इफेक्ट। ये जो स्पर्म मेल की बॉडी से फीमेल की बॉडी में एंट्री करेंगे, उनकी मोर्टेलिटी को क्या कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं, रोक देते हैं, कम कर देते हैं, और उसके अलावा स्पर्म्स को किल भी कर देते हैं। इनमें आती है लिपेज लूप, ठीक है। उसके अलावा आते हैं कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, जो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली कॉपर रिलीज करते रहते हैं, जो क्या करेंगे, सप्रेस कर देंगे मोर्टेलिटी एंड द फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म। स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, जैसे कि कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। तो ये तीनों के तीनों किस में आते हैं, कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस में आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। इसका एक सिंपल सा काम होता है, ये क्या करते हैं, मेक्स यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। ये यूट्रस के अंदर, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, यूट्रस को अनस्टेबल बना देते हैं ताकि वहां पे इम्प्लांटेशन ना हो सके। फॉर एग्जांपल प्रोजेस्टाजर्ट एंड LNG-20। LNG-20 कई बार पूछ चुके हैं तो ध्यान रखिएगा। हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस क्या होते हैं, LNG। कॉपर टी वाले कॉपर रिलीजिंग होते हैं, कॉपर टी, कॉपर 7 और कॉपर मल्टीलोड 375, ठीक है। तो ये याद रखोगे। उसके अलावा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो खाई जाती हैं दवाइयाँ, उनमें सहेली के बारे में कई बार पूछा गया है। सहेली इज अ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव विच इज़ डेवलप्ड बाय CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये आपका लखनऊ के अंदर है। और सहेली इज़ अ नॉन स्टीरॉयडल, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा डिमांडेड है, क्योंकि ये पहली बार ऐसी मेडिसिन बनाई गई थी जो नॉन स्टीरॉयडल थी, एंड ये लखनऊ में बनाई गई थी। CDRI, सहेली इसका नाम रखा गया था। इसमें क्या होती है, प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो स्टीरॉयडल, नॉन स्टीरॉयडल प्रिपरेशन है। इसको हफ्ते में एक बार लेना होता है, वंस अ वीक पिल के नाम से जानी जाती है। इसमें कंटेन क्या रखती है अपने अंदर, स्मॉल डोज ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन एंड प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। तो वो सारा का सारा आपको इसके अंदर मिल जाएगा। उसके अलावा इसको 21 दिनों तक कंटिन्यूसली लिया जाता है, टेकन फॉर 21 डेज। अगर आपको क्या करना है, आपको रोक के रखना है, बेबी को अभी कंसीव नहीं करना चाहते। देयर आर सम परमानेंट मेथड ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल सर्जिकल मेथड, जिसमें वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी आती है। वैसेक्टोमी का मतलब है स्मॉल पार्ट ऑफ वास्ट डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड विद स्मॉल इंसिजन इन स्क्रॉटम। स्क्रॉटम में छोटा सा इंसिजन दिया जाता है और उसके थ्रू पूरा का पूरा जो वास्ट डिफरेंस होता है उसको कट करके वहाँ पे बांध दिया जाता है। जैसे यहाँ पे वास्ट डिफरेंस को कट करके, ये वास्ट डिफरेंस आई हुई है वाइट कलर में जो दिख रही है, और इसको कट करके यहीं पे टाई कर दिया गया है। अब यहाँ पे स्पर्म बनेंगे, यहाँ पे हार्मोन बनेंगे, मेल की सेक्सुअलिटी में कोई फर्क नहीं आएगा, मेल के डिजायर में कोई फर्क नहीं आएगा, बट स्टिल जो उसका सीमन बाहर आएगा उसके अंदर अब स्पर्म नहीं होंगे, ठीक है। तो ये एक सेफ मेथड है, पर ये एक परमानेंट मेथड है। सेम आप ट्यूबेक्टोमी के साथ कर सकते हो। आप ओविडक्ट को यहाँ से क्या कर दीजिए, कट करके यहाँ पे उनको टाई कर दिया जाता है ताकि जो एग है वहाँ तक स्पर्म ना पहुँच पाए। क्लियर, ट्यूबेक्टोमी। अब यहाँ पे इम्प्लांट्स आते हैं। तो इम्प्लांट्स बेसिकली आप जो काफ, आपका जो ये एरिया होता है आर्म वाला, अंडर आर्म्स, इसके आसपास यहाँ पे लगवाया जाता है। लोकलाइजेशन ऑफ इम्प्लांट यहाँ पे हम इसको करवाते हैं। ये स्मॉल फ्लेक्सिबल प्लास्टिक की रोड होती हैं जो प्लेस कहाँ की जाती है, अंडर द स्किन ऑफ अपर आर्म बाय डॉक्टर और नर्स, विच कंटिन्यूसली रिलीज प्रोजेस्ट्रॉन। ये कंटिन्यूसली क्या रिलीज करती रहती है, प्रोजेस्ट्रॉन को रिलीज करती रहती है, विच इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ज़्यादा सेफ भी ये सारे मेथड होते हैं, लेकिन ये लंबे ड्यूरेशन के लिए होते हैं। उसके बाद हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में जानते हैं, जिसको MTP भी बोला जाता है। एक्चुअल में MTP क्या है, अगर किसी को अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करना हो तो वो अबॉर्शन इंड्यूस करवा सकती है। इंड्यूस्ड अबॉर्शन इज एक्चुअली द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। 45 to 50 मिलियन MTP इज परफॉर्म्ड एवरी ईयर। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। GOI लीगलाइज्ड MTP इन 1971। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने क्या किया था, लीगलाइज कर दिया था MTP को 1971 में। अगर आपको याद हो, मैंने फैमिली प्लानिंग के लिए भी एक क्वेश्चन एक बनाया था, मैंने एक ईयर बताया था। फैमिली प्लानिंग जो है सबसे पहले 1951 में इंडिया के अंदर इनिशिएट की गई थी, तो 1951 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा
1971 में एमटीपी को लीगलाइज कर दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, राइट। उसके अलावा ये सेफ होती है ओनली ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहले 3 महीने के अंदर अंदर अगर कोई फीमेल इंड्यूस्ड अबॉर्शन कराना चाहती है तो इट इज़ कम्प्लीटली सेफ, बट उसके बाद रिस्क इंक्रीज हो जाता है। सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की अगर बात करें तो इनको वेनरल डिजीज भी कहा जाता है, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हम इनको कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पिस, जेनाइटल वॉर्ट्स, हेपेटाइटिस बी, एड्स, ये सारी ऐसी बीमारियां हैं जो फैलने के चांसेस हाई होते हैं, जिनके और इनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहा जाता है। हेपेटाइटिस बी एंड एड्स कैन ऑल्सो बी स्प्रेड बाय शेयरिंग नीडल्स एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अगर किसी बंदे को कोई दिक्कत थी ऑलरेडी एड्स से रिलेटेड, और अगर आप उसकी नीडल्स को विदाउट लाइक यूज़ कर लेते हो डायरेक्ट अपने ब्लड के अंदर, जैसे कुछ लोग ड्रग्स वगैरह लेते हैं तो ये इंट्रावेनसली यूज़ करते रहते हैं सिरिंजेस को, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। एसटीडी की वजह से क्या क्या हो सकता है? पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज, पेल्विक जो है उसमें इन्फ्लामेशन हो सकता है। अबॉर्शंस हो सकते हैं अगर कोई मदर प्रेग्नेंट है। स्टिल बर्थ हो सकता है, यानी कि बेबी जो है वो एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन क्या होगा? डेड होगा। इनफर्टिलिटी को लीड करते हैं, मेल फीमेल दोबारा प्रेग्नेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं उनके। कैंसर भी इसकी वजह से हो सकता है। प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं हम? वी कैन अवॉइड द सेक्स विद द अननोन पार्टनर्स के साथ सेक्स को अवॉइड करना चाहिए, मल्टीपल पार्टनर्स को अवॉइड करना चाहिए। एंड द सेकेंड थिंग, यूज कॉन्डोम ड्यूरिंग कॉइटस। अगर कॉइटस जब आप कर रहे हो, सेक्सुअली इंटरकोर्स कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको कॉन्डोम्स का यूज़ करना चाहिए। एंड कंसल्ट डॉक्टर इन केस ऑफ इन्फेक्शन, अगर कोई इन्फेक्शन है तो आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। तो हमने इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ तो इंडेक्स में हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं बेटा, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस जो है मैं यूनिट वाइज डालती जा रही हूँ, आप फटाफट से एक बार रिवाइज करते चलना। उससे पहले मैं एक बार पॉलिनेशन करा देती हूँ। पॉलिनेशन वाला हमारा टॉपिक रह गया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में। तो देखो पॉलिनेशन क्या होता है? इट इज अ मैकेनिज्म टू ट्रांसफर द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। सेम और डिफरेंट, सेम फ्लावर से भी आप क्या करवा सकते हो? पोलन ग्रेन को स्टिग्मा पे क्या करा सकते हो? रिलीज करा सकते हो, या फिर डिफरेंट फ्लावर्स भी हो सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है, बहुत ईजी सा बनता है। पहला टाइप क्या होता है? ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी एंड जीनोगैमी। मैं बता देती हूँ कितने तरीके का होता है। ऑटोगैमी क्या होता है? पॉलिनेशन इन द सेम फ्लावर, खुद के ही फ्लावर में अगर क्या हो जाए, पॉलिनेशन हो जाए, तो उसको ऑटोगैमी बोलते हैं। कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेदर रेयर। कंप्लीट ऑटोगैमी जो होती है वो बहुत ही कम देखी गई है। सिंक्रोनी रिक्वायर्ड इन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। स्टिग्मा जब पोलन ग्रेन रिलीज होंगे उसी टाइम पर स्टिग्मा को क्या होना होगा? एक्टिवेट होना होगा, ताकि वो पोलन ग्रेन को क्या कर सके? एक्सेप्ट कर सके। तो सिंक्रोनी दोनों के बीच में होनी चाहिए। एंथर एंड स्टिग्मा शुड लाई क्लोज, दोनों बहुत पास पास होने चाहिए, ताकि एंथर जो है वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाकर के गिरे। फॉर एग्जाम्पल इन वायोला, ऑक्सैलिस एंड कॉमेलिना, ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं, वायोला, ऑक्सैलिस एंड कॉमेलिना, ठीक है। ऑटोगैमी के लिए 2 तरीके के फ्लावर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि एक होता है कैस्मोगैमस, एक होता है कैलिस्टियोगैमस। कैस्मोगैमस जो होते हैं इनके एक्सपोज्ड एंथर्स एंड स्टिग्मास होते हैं, लेकिन कैलिस्टियोगैमस ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनके एंथर या स्टिग्मा कभी भी ओपन नहीं होते, दे ऑलवेज क्लोज। इसीलिए इस पे क्वेश्चन पूछते हैं कैलिस्टियोगैमस के ऊपर, इनके फ्लावर्स जो होते हैं दे डू नॉट ओपन, ठीक है। जिटेनोगैमी की अगर हम बात करते हैं तो दे ऑलवेज ऑटोगैमस, हमेशा ऑटोगैमस वाली कंडीशंस में ये रहेंगे फ्लावर। इनमें पोलन ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। मतलब कि देखो ऑटोगैमी क्या था? एक ही फ्लावर था, बाइसेक्सुअल, उसी के अंदर दोनों सेक्स थे, और उसी में मेल ने फीमेल को क्या कर दिया? फर्टाइल कर दिया, राइट। बट जब आप बात करते हो जिटेनोगैमी की, तो प्लांट एक है लेकिन उस पर फ्लावर अलग अलग है। मतलब फ्लावर एक मेल है, एक फीमेल है, और एक फीमेल के फ्लावर ने अपने पोलन ग्रेन को दूसरे फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पे क्या करवा दिया? लैंडिंग करा दिया है। जीनोगैमी क्या होता है? जिसमें डाइशियस प्लांट है, दोनों अलग अलग है, मेल और फीमेल अलग अलग फ्लावर हैं, अलग अलग प्लांट हैं, और उनमें पोलन ट्रांसफर हुए हैं फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट फॉर एग्जाम्पल पपाया। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, वायोला, ऑक्सैलिस, कॉमेलिना और कैलिस्टियोगैमस पूछे जाते हैं, ये तीनों इसके एग्जाम्पल हैं। और दूसरा यहाँ पे आपका पपाया पूछा जाता है, जो आपका डाइशियस प्लांट शो करता है। एजेंट क्या क्या हो सकते हैं पॉलिनेशन के लिए? देयर आर सम बायोटिक एजेंट, फॉर एग्जांपल एनिमल्स, जिसमें बीज, बटरफ्लाइज, वास्प, आंट्स, मोथ, बैट्स, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। इसके लिए फ्लावर्स कैसे होने चाहिए? लार्ज होने चाहिए, कलरफुल होने चाहिए, फ्रेग्रेंट होने चाहिए, रिच इन नेक्टर होने चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके फीचर होंगे, तब जाकर के वो किसको अट्रैक्ट करेंगे? बीज, बटरफ्लाइज, वास्प, आंट्स एंड मोथ्स एंड बैट्स, ठीक है। एनिमल्स गेट अट्रैक्टेड टू फ्लावर्स, इंसेक्ट
अगर इंसेक्ट की वजह से पॉलिनेशन होता है तो उसको हम एंटीमोफिली बोलते हैं, और इसमें बदले में जो नेक्टर है या जो पोलन ग्रेन्स हैं वो आपके बर्ड्स को या इंसेक्ट को दिए जाते हैं। एबायोटिक भी कुछ फैक्टर होते हैं, जैसे विंड हो गया, वाटर हो गया। विंड इज़ द मोस्ट कॉमन, इसको हम एनिमोफिली बोलते हैं। विंड की वजह से ज़्यादातर पोलन ग्रेन जो है वो रिलीज होते हैं। और यहाँ पे पोलन शुड भी कैसे होने चाहिए, पोलन बहुत ही लाइट होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए, चिपकने वाले नहीं होने चाहिए। ये कैरेक्टर हैं जो पूछे जाते हैं। वेल एक्सपोज स्टिग्मन्स होने चाहिए, जो मेल पार्ट है वो वेल एक्सपोज होना चाहिए। फैदरी स्टिग्मा, स्टिग्मा बहुत ही ज़्यादा फैदरी होना चाहिए ताकि वो एक्सेप्ट कर सके किसको, मेल को। टू ईजिली ट्रैप पोलन सिंगल ओव्यूल होने चाहिए, कॉमन इन ग्रासेस, मोनोकोट में ज़्यादातर आपको ये दिखाई दे जाते हैं। उसके अलावा वाटर से जब आप करवाते हो किसी को पॉलिनेट तो उस कंडीशन को हम हाइड्रोफिली बोलते हैं। ये लिमिटेड प्लांट्स में होता है, जैसे कि मोस्टली मोनोकोट में होता है। वाटर ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स गैमेट्स इन एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट। उसके अलावा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला एंड ज़ूस्टेरा में पॉलन ये ज़्यादातर हाइड्रोफिली ही शो करते हैं। पॉलन ग्रेन्स आर लॉन्ग रिबन लाइक एंड दे आर इवन प्रोटेक्टेड बाय द म्यूसिलिजेनियस कवरिंग इन सम। यानी कि वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला और ज़ूस्टेरा के अंदर जो पॉलिनेशन होता है उसमें जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं दे आर लॉन्ग रिबन लाइक होते हैं। और दूसरी चीज़, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है वेट होने से बचाने के लिए, म्यूसिलेज कवरिंग उनके चारों तरफ रहती है। स्पेशल पॉलिनेटिंग रिवार्ड्स, बदले में इनको क्या मिलता है, द टॉलेस्ट फ्लावर जो है अमोर्फोफेलिस है, ये याद रखना। इसका ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स अ सेफ प्लेस टू ले एग्स टू इट्स पॉलिनेटर स्पीसीज। जो इसको पॉलिनेट करने के लिए आता है एक्चुअल में ये उसके एग को एक सेफ प्लेस दे देता है ले करने के लिए, यानी कि उसके एग जो है वो यहाँ पे क्या कहेंगे, सेफ रहेंगे। सिमिलरली स्पीसीज ऑफ मोथ डिपॉजिट्स एग इन द लोक्यूल ऑफ द ओवरी एंड इन द रिटर्न फ्लावर गेट्स पॉलिनेटेड बाय द मोथ। मोथ क्या करता है, फ्लावर को पॉलिनेट कर देता है, बदले में मोथ के जो एग होते हैं वो इसके अंदर ओवरी के अंदर रख दिए जाते हैं और उनको न्यूट्रिशन मिलता रहता है, खाना मिलता रहता है। तो आई होप हमने पूरा कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट यूनिट में मैं फटाफट आपको प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाला करवा दूंगी, और जो हमारे ये 3 चैप्टर हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस, इवोल्यूशन, ये तीनों मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर में करा दूंगी, या फिर ये 2 कराऊंगी और फिर ये 2 कराऊंगी, ठीक है। तो चलिए करते हैं, लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट यूनिट में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं फटाफट अभी बना देती हूँ नेक्स्ट वीडियो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।